and the vector database and then RAG. ओके, सो लेट्स बिगिन. सो स्टार्टिंग विद जनरेटिव एआई. तो बेसिकली बहुत सारी टर्म्स आजकल चलती रहती हैं कि एआई है, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, जनरेटिव एआई है. तो इन सब में डिफरेंस क्या है? सो अगर हम इस डायग्राम को देखें, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो होल एक डिसिप्लिन है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता क्या है, हमारे पास ये टास्क होता है से कि हम मशीन्स को कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं कि वो ऐसे टास्क, ह्यूमंस वाले टास्क कर सकें, कि मशीन्स बता सके कि ये जो पिक्चर में कैट है या डॉग है. आप आर्टिफिशियल एग्जाम्पल प्रोग्राम कर दें कि इफ पिक्चर के अंदर ये रूल्स, ये चीजें हैं, तो ये डिसीजन ले लें, एल्स ये डिसीजन ले लें. तो एकदम प्रोग्राम करके कर सकते हैं. लेकिन अब हमें एज ए ह्यूमन हम सारे के सारे रूल्स लिस्ट डाउन नहीं कर सकते. सो फॉर दैट एक नई जो फील्ड, सब फील्ड आई एआई की, वो है मशीन लर्निंग. कि वो जो रूल्स है ना, कि इफ पिक्चर में ये चीजें होंगी तो हम बोलेंगे कैट है, इफ पिक्चर्स में ये सब होगा तो हम बोलेंगे डॉग है. तो वो जो फीचर्स एक्सट्रैक्ट करना है, वो काम हमने मशीन मशीन को ही दे दिया है. सो मशीन लर्निंग में होता क्या है कि हम मशीन लर्निंग के अंदर हम मशीन को ही देते हैं कि वो टास्क एक्सट्रैक्ट करे एंड देन फिर वो डिसीजन ले. अब मशीन लर्निंग के अंदर जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं. अब उसी का एक एल्गोरिथम है, मोस्ट फेमस एल्गोरिथम, विच इज न्यूरल नेटवर्क. अब न्यूरल नेटवर्क में होता ये है कि हम बहुत सारी लेयर्स बनाते हैं जिससे वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स मशीन एक्सट्रैक्ट कर सकती है. और जाहिर सी बात है, जब हम उन लेयर्स को बढ़ाते जाते हैं और उसमें बहुत सारी लेयर्स ऐड करते हैं, 1000 2000 लेयर्स हो जाती हैं, तो बहुत हमारा डीप न्यूरल नेटवर्क बन जाता है. हेंस उसी से ये टर्म निकली, डीप लर्निंग. सो जो डीप लर्निंग है ना, वो मशीन लर्निंग का भी सबसेट है. अब डीप लर्निंग के अंदर भी दो टेक्निक्स आ जाती हैं, एक डिस्क्रिमिनेटिव टेक्निक आ गई और एक जेनरेटिव टेक्निक. डिस्क्रिमिनेटिव टेक्निक क्या हो सकती है कि फॉर एग्जांपल मैंने मशीन अपनी मॉडल को दो ईमेल्स एक ईमेल दे दिया, मुझे वो बताए कि ये ईमेल स्पैम है या नॉट स्पैम है. हम सब लोग जीमेल वगैरह यूज करते हैं, तो जीमेल में बैकएंड पे ये मॉडल्स लगे हुए होते हैं, जो जब भी कोई नई ईमेल रिसीव होता है, इट हैज टू टेक डिसीजन कि वेदर ये जो ईमेल है ये स्पैम है या नहीं है. तो ये हो गया डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल. ये भी एक डीप लर्निंग मॉडल है, लेकिन इसकी टेक्निक है डिस्क्रिमिनेटिव टेक्निक. अब दूसरी होती है जनरेटिव टेक्निक. मतलब फॉर इंस्टेंस मैं ये बोलूं कि मैं मॉडल को बोलूं कि तुम मुझे एक सैंपल ईमेल जनरेट करके दो. व्हेन वी आर यूजिंग द मशीन टू जनरेट कंटेंट फॉर अस, दैट इज जनरेटिव टेक्निक. सो इट इज आल्सो अ सबसेट ऑफ एआई which aims to generate new content from given instructions. तो हम एक prompt देते हैं एंड देन मशीन हमारे लिए कंटेंट जनरेट करती है. तो देखें, अब डीप लर्निंग के अंदर भी एक और सबसेट है, जनरेटिव एआई. अब जनरेटिव एआई के अंदर सबसे जो मोस्ट फेमस आजकल जो चलता है वो लैंग्वेज मॉडल्स हैं. अब लैंग्वेज मॉडल्स के बारे में अगर बहुत इजीली मैं आपको बताऊं, तो ये भी जनरेटिव एआई. अब जनरेटिव एआई से मैं इमेजेस जनरेट कर सकता हूँ, वीडियो जनरेट कर सकता हूँ, टेक्स्ट भी जनरेट कर सकता हूँ. जब मैं टेक्स्ट जनरेट करूंगा तो मैं इसको कहूंगा लैंग्वेज मॉडल है वो. अब ऑटो कंप्लीट भी एक लैंग्वेज मॉडल है. जैसे हम गूगल में टाइप करते हैं, सजेस्ट अस द टेक्स्ट, या हम कीबोर्ड अपने मोबाइल में भी कीबोर्ड वगैरह में लिख रहे होते हैं, तो वो हमें खुद हमारे पैटर्न्स, जो हमारा डेटा उसके पास होता है, उससे वो हमें अच्छे सजेशन दे रहा होता है. तो ये भी एक तरह का लैंग्वेज मॉडल है. ओके, सो नाउ नाउ लेट्स सी कि अब एक तो हो गया मशीन लर्निंग मॉडल्स. अब मशीन लर्निंग मॉडल्स के अंदर डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं. सुपरवाइज लर्निंग, जिसमें हम अपने ही मॉडल को लेबल डेटा दे देते हैं. जैसे हाउस प्राइसेस है, तो मैंने अपने मॉडल को बता दिया कि ये घर की प्राइस ये है, दूसरा घर है उसकी प्राइस ये है, बहुत सारे हाउसेस बता दिए, उन सबकी बहुत सारी प्राइसेस बता दी. अब वो इतना सारा डेटा देख 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 कर ना, वो उसमें से रूल्स निकाल लेता है कि उसको समझ आने लग जाता है कि अगर हाउस में ये चीजें हैं तो उसकी प्राइस ज्यादा होनी चाहिए, हाउस में ये चीजें होंगी तो उसकी प्राइस कम होनी चाहिए. तो वो डिसीजन लेता है. अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम एज इन कोई लेबल्स नहीं बताते, और मशीन खुद से सिमिलर जो जो उसको डेटा पॉइंट्स लग रहे होते हैं ना, देन इट टेक्स डिसीजन. इसी तरह एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग है जो ट्रायल एंड एरर से करती है. खुद मशीन एक स्टेप लेता है, एक टास्क परफॉर्म करता है, एंड देन बेस्ड ऑन द आउटकम ऑफ दैट टास्क, उस टास्क से क्या आउटकम आ रहा है, वो फिर देखता है उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए या पेनल्टी लगनी चाहिए. और फिर डीप लर्निंग होती है जो न्यूरल नेटवर्क को यूज करके पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं. अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के अंदर हमने देख लिया कि वो ह्यूमन लैंग्वेज को जनरेट करते हैं. एग्जांपल्स हो गए, GPT-4 है, बर्ट है. अब इनकी कैपेबिलिटीज क्या क्या है? हम इससे टास्क जनरेशन कर सकते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेशन कर सकते हैं, एंड मोस्ट फेमस चैटबॉट जो हम सब लोग यूज कर रहे होते हैं. सो चलें आगे चलते हैं. अब हाँ, अभी हम ज्यादा अपना फोकस रखेंगे टेक्स्ट मॉडल से. जैसे चैट इंटरफेसेस हैं, तो चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड. और हम एपीआईज भी यूज कर सकते हैं. अभी हम बिल्कुल आगे जाके देखेंगे कि हम कैसे एक एपीआई को एक्सट्रैक्ट करेंगे, किस तरह उसको यूज करेंगे. एंड देन कुछ स्पेशलाइज मॉडल्स भी होते हैं, योलो हो इसमें गया. अ, जी जी. इसमें इसमें इंटरफेसेस के अंदर जैसे हमने बताया कि सिंपलेस्ट वे टू इंटरेक्ट विद लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आर चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड, ग्रोक. अब ये जो सारी सर्विसेज है ना, इनके मोस्टली हम फ्री प्लान्स ही यूज कर रहे होते हैं. सो अभी अब मैं आपको डिस्कस कर दूंगा कि कितने इनके डिफरेंट प्लान्स वगैरह होते हैं और हम इनको किस तरह एपीआई के साथ यूज कर सकते हैं.
अभी देखें चैट जीपीटी का तो सबने इंटरफेस देखा है, तो इस तरह के हम इंटरफेसेस हैं, इनसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इधर तो आपने चले प्रॉम्प्ट लिख दिया, अब बैकएंड पर क्या हो रहा है, किस तरह से चैट जीपीटी रिस्पॉन्स लेकर आ रहा है आपके लिए, उन चीज़ को भी हम डिटेल में देखेंगे। ये चैट जीपीटी का इंटरफेस है, ये जेमिनाई का इंटरफेस है, क्लाउड का इंटरफेस है। नाउ लेट्स सी ये एपीआई है क्या। सो एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अगर हम एक रेस्टोरेंट की एग्जांपल लें, तो जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। देन फिर आप को अगर आप फूड ऑर्डर करना होता है तो आप वेटर के पास जाते हैं। तो हम वेटर को एक तरह से एपीआई कंसिडर कर सकते हैं कि वेटर आपके पास आता है और आपसे आपको ऑर्डर लेता है कि क्या क्या आपको चाहिए। देन वो फिर किचन में जाता है, जो वेटर है वो खुद एक एपीआई, वो फिर किचन में जाता है जो हमारा एक सर्वर है, और सर्वर के अंदर किचन में खाना प्रिपेयर होता है। एंड देन सर्वर आप किचन डायरेक्ट आपको लाके नहीं देगा, वो फिर वेटर को देगा खाना, एंड देन वेटर जो आपका खाना है वो आपकी टेबल तक लाकर देंगे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगर जैसे हम आपने एक रिक्वेस्ट की, व्हाट इज द वेदर इन न्यूयॉर्क, अब जो एपीआई है ना वो इस रिक्वेस्ट को लेके जाएगी आपके सर्वर पर प्रोसेसिंग होगी, और वो जो डेटा रिटर्न करेगा वो उस एपीआई को रिटर्न करेगा, एंड देन एपीआई फिर आपको रिस्पॉन्स ला कर देगी। सो दिस इज इन सिंपल टर्म्स, आप समझ सकते हैं कि एपीआई क्या है। क्योंकि देखें जो चैट जीपीटी है ना, ये बहुत बड़ा मॉडल है। ये इस मतलब इसका ये बहुत ज़्यादा साइज ले सकता है, मतलब हमारी नॉर्मल कंप्यूटर की जो हमारे हमारे पास जो नॉर्मल डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं ना, तो हम इस मॉडल को चला नहीं सकते। तो ये हमारे कंप्यूटर पे तो चल नहीं रहा, तो अब इसको यूज़ कैसे करें। तो यूज़ करने का जो मोस्ट में जो आजकल क्लाउड और सर्विसेज चल रही हैं, कि एक कंपनी ओपन एआई है कंपनी, उसने ये मॉडल बनाया भी है वैसे, और उसके पास एक सर्वर है बहुत बड़ा, उसके पास कंप्यूटर है और उसमें वो मॉडल चल रहा है। अब जिन जिन लोगों को एक्सेस करना होता है ना, वो चैट जीपीटी की वेबसाइट पर जाता है और यहाँ पे एक मैसेज लिख देता है मुझे ये चाहिए। देन वो एपीआई है ना, वो उस सर्वर पर जाके हिट करती है, मॉडल प्रोसेस करता है, रिस्पॉन्स देता है, एंड देन एपीआई से फिर हमें हमारी क्यूरी का आंसर मिलता है। सो हम मोस्टली एपीआई से एक्सेस कर रहे होते हैं, लोकली बहुत कम ही हम चलाते हैं एनपी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को, क्योंकि इनका साइज काफी बड़ा होता है। अब जो मोस्ट ऑफ द लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स फ्रॉम बिग टेक कंपनीज हैव एपीआईज, तो इनको यूज करना बहुत इजी होता है। अभी तो चले आप वेब इंटरफेस यूज कर रहे हैं, ये जो है ना ये वेब इंटरफेस, आपने कोई प्रोग्रामिंग नहीं की, कोई कोडिंग नहीं की, आपको नहीं पता कि आप इसमें आप क्या नाम है चेंज नहीं कर सकते कुछ अपने हाइपर पैरामीटर्स नहीं चेंज कर सकते इसके अंदर। तो जब आप एपीआई यूज करते हैं ना, तो आप पैरामीटर चेंज कर सकते हैं, आप टेम्परेचर दे सकते हैं। अब जो टेम्परेचर एक एक पैरामीटर है जिसकी वैल्यू 0 से 1 तक होती है। 0 का मतलब है वो हर बार आपने देखा होगा चैट जीपीटी को आप एक मैसेज दें, तो उसने आपको एक रिस्पॉन्स दे दिया, अगर आप 2-3 दिन बाद वो सेम मैसेज देंगे ना, तो वो डिफरेंट रिस्पॉन्स देगा आपको। तो इसका रिस्पॉन्स सेम नहीं होता, ये प्रोबेबिलिटी भी चलता है। तो अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू बहुत कम रख देंगे ना, तो हमेशा आपको सेम रिस्पॉन्स आएगा, और अगर टेम्परेचर की वैल्यू 1 रख देंगे तो वो वेरी करेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी चेंज होती रहती है। तो ये एक चीज होती है। तो इसमें थोड़ा सा मैं एलेबरेट कर दूं जी जी। कि जब आप चैट जीपीटी से बात कर रहे हैं हम्म। और आप प्रॉम्प्ट कोई भी स्टेटमेंट लिखते हो चैट जीपीटी, तो आपको ह्यूमन जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है उस बॉक्स में जो पे आप लिख रहे हो चैट जीपीटी में। तो वो तो इंसान बात कर रहा है चैट जीपीटी से, और फिर वो जब आप उससे पूछते हो उसका मुताबिक वो कन्वर्ट करता है जो भी उसमें कन्वर्ट करना, फिर उसको एपीआई के जरिए वो पीछे ओपन एआई के सर्वर के साथ बात करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया ह्यूमन इंटरेक्ट कर रहा है। अगर अब आपकी कोई एप्लीकेशन इंटरेक्ट कर रही है जिसमें आप जो सिस्टम जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं चैट जीपीटी के साथ, कोई भी एप्लीकेशन है चैटबॉट की है, तो वो जो मशीन टू मशीन इंटरफेस जो है उसमें जो एपीआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो फिर बताता है कि कैसे बात करनी है एक मशीन ने दूसरी मशीन, या एक सर्वर ने एक दूसरी सर्वर के साथ जो है। तो जैसे मैंने बताया, तो ये थोड़ा ध्यान में रख लीजिए कि भी यहाँ भी एक एप्लीकेशन ने दूसरी एप्लीकेशन या मशीन ने दूसरी मशीन के साथ बात करनी है, तो वो एपीआई जो है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो है, जैसा सर्वर जो वेटर की एग्जांपल दी है, वो इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। क्या प्लीज कंटिन्यू। जी जी। ठीक है, तो अब हम एपीआई के थ्रू हम जैसे वेब इंटरफेस से तो सबने इंटरेक्ट किया हुआ चैट जीपीटी से, लेकिन अगर हम एपीआई के थ्रू कैसे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं चैट जीपीटी के साथ। सो ये एक एग्जांपल है कि इसमें हम ओपन एआई की एपीआई की यूज कर रहे हैं, हमने अपना प्रॉम्प्ट इधर डिफाइन कर दिया, एंड देन हम जब इस स्क्रिप्ट को रन करेंगे ना, तो वही जिस तरह से हम चैट जीपीटी हमें रिस्पॉन्स ला कर देता है, वैसे ही हमें अपने कोड में रिस्पॉन्स आ जाएगा। अभी हम इसका डेमो देखेंगे। अब चलें, ये तो चीजें होंगी। अब व्हाट आर प्री ट्रेन स्पेशलाइज मॉडल्स। अब स्पेशलाइज मॉडल्स क्या होते हैं।
अब फॉर एग्जांपल स्पेशलाइज मॉडल्स के अगर आपको बहुत बेसिक एग्जांपल दूं, तो आप चैट जीपीटी से ट्रांसलेशन करवा सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी को लिखेंगे ट्रांसलेट, जैसे मैं आपको अभी चलें करके दिखाता हूँ कि मैं लिखूं ट्रांसलेट, मैंने ये चीज लिखी ना, तो इसने मुझे ट्रांसलेट करके दे दिया। लेकिन चैट जीपीटी एक नॉर्मल लैंग्वेज मॉडल है। अब ये इस तरह के टास्क तो परफॉर्म कर सकता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास बहुत बड़ी बुक हो या बहुत मुझे एक्यूरेट ट्रांसलेशन चाहिए हो, तो एक ट्रांसलेशन के लिए चैट जीपीटी को नहीं बनाएगा। तो इस तरह के एक स्पेशलाइज मॉडल्स होते हैं जो बने ही ट्रांसलेशन के लिए, जो ट्रेन ही ट्रांसलेशन के डेटा पर हुए हैं। तो इस तरह के हर टास्क के लिए ना डिफरेंट स्पेशलाइज मॉडल्स होते हैं जिनको यूज करना इफेक्टिव रहता है। चैट जीपीटी एक जनरलाइज मॉडल है। ठीक है, तो बस ये मुझे क्लियर करना था। निबंध, आपकी बात बिल्कुल सही है हम्म। कि चैट जीपीटी जस्ट वन मॉडल दैट इज यूज्ड हम्म। टू इंटरेक्ट विद द ह्यूमंस, यस। जो वेब इंटरफेस के जरिए। अब हम्म। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और हम्म। उनका बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस है। हर डिफरेंट फंक्शंस के लिए जो एप्लीकेशन के लिए मॉडल बनाया जा सकता है जो कि हम्म। ओपन एआई के ऊपर रन करता है या जीपीटी के ऊपर रन करता है। और चैट जीपीटी जो है वो चैट कर रहा होता है, तो हम्म। ह्यूमन इंटरफेस है। बाकी जी। जो मॉडल जो रन करेंगे जीपीटी के ऊपर, वो डिफरेंट फंक्शन के बनाए जा सकते हैं। लेकिन हम्म। मजेदार बात यह है कि बहुत सारे ऐसे मॉडल्स पहले से मौजूद हैं जो कि यस। लास्ट 18 मंथ्स में लिखे गए हैं। तो ऑलमोस्ट मिलियन मॉडल्स जो है वो मौजूद है, यानी हर किस्म की फंक्शनैलिटी जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है जो लोग यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह के जो स्पेशलाइज्ड मॉडल्स है ना, अब जैसे सर ने बोला बहुत सारे मॉडल्स हैं, अब आप पूछेंगे कि वो कहाँ हैं मॉडल्स। तो ये आप इन वेबसाइट्स के, हम स्लाइड्स भी शेयर कर देंगे, तो ये लिंक्स हैं, ये बहुत फेमस वेबसाइट है जहाँ पे इस तरह के मॉडल्स होस्ट होते हैं। अभी जो हगिंग फेस है वो ये सबसे मोस्ट पॉपुलर प्रेजेंटेशन है। मोड में डालते हैं, बहुत छोटा नजर नहीं आ हाँ, नहीं बस अभी रहा। इधर मैं हगिंग फेस का दिखा रहा था ना। अच्छा अब सही है, ठीक है हाँ, ठीक अब हगिंग फेस पर आ जाए, फॉर अब हगिंग फेस पर आए। अब आपको मॉडल्स चाहिए, तो आप गए मॉडल्स पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी आपका टास्क हो ना, तो उस इन्होंने टास्क के हिसाब से यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है कि इवन आपके कंप्यूटर विजन के टास्क हैं, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इमेज क्लासिफिकेशन, इमेज सेगमेंटेशन, टेक्स्ट टू इमेज। जित कोई भी आपका जो टास्क हो ना, यू कैन फाइंड योर मॉडल फॉर दैट टास्क। जैसे ट्रांसलेशन है, अब मैं ट्रांसलेशन पे क्लिक करूंगा, तो मेरे पास सारे ट्रांसलेशन के जितने ओपन सोर्स मॉडल्स हैं ना, ये नजर आ जाएंगे। एंड आई कैन सॉर्ट देम कि सबसे ज्यादा लाइक कौन से अच्छे मॉडल्स पे हैं, सबसे ज्यादा डाउनलोड्स कौन से मॉडल्स को हुए हैं। एंड दे आर फ्री टू यूज। आप इनकी इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप नीचे जाएंगे एंड दे ऑल्सो शेयर कोड स्निपेट्स हाउ दे यू कैन यूज देयर मॉडल। अब इसी तरह हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम कैसे हगिंग फेस से हम मॉडल यूज कर सकते हैं। तो मोस्टली जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है टेक्स्ट जनरेशन, अभी हम जैसे देख रहे हैं चैट जीपीटी एग्जांपल में, तो टेक्स्ट जनरेशन मॉडल्स होते हैं। अब टेक्स्ट जनरेशन के अंदर हम गए, अब हम मोस्ट डाउनलोड्स में जा सकते हैं, ट्रेंडिंग में जा सकते हैं। जो नए अब ये रोज ही मॉडल्स आ रहे होते हैं, देखें ये 6 डेज पहले ही आया है मेटा का मॉडल ये। फिर ये गूगल ने अपना मॉडल ओपन सोर्स किया, सो हर रोज ही आप आए देखेंगे ना, तो इधर ये अपडेट हो रहा होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट का मॉडल है। अब इसमें पैरामीटर्स होते हैं, जब से ये फेसबुक का 70 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल है। नाउ हम इसको चला तो सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो नहीं है, इसके रिसोर्सेज, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज नहीं है, इतनी ज्यादा रैम नहीं है इसको चलाने के लिए। तो हम एक छोटा मॉडल देखते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का 3.5 है। अब हम 3.5 में आए, तो इसके अंदर ये रहा, देखें ये इन्होंने इसका कोड स्निपेट प्रोवाइड की हुई। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपने कोड देखा इनका, आपने इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, एंड देन फिर आप गूगल कोलैब पर जाएं। अब यही मैंने ना कोड वहां से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया था। एंड अच्छा, एक और चीज इसका भी जरा बता दीजिए गूगल कोलैब का, जी। कि अभी तक जो है लोग ज्यादातर अपने कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशन रन करने के लिए। हम्म। हम्म। और क्लाउड जो है वो आपको ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल करता है, बजाय बिल्कुल। इसके, क्योंकि आपके कंप्यूटर पे प्रोसेसिंग पावर की कैपेसिटी होनी चाहिए, मेमोरी काफी होनी चाहिए इस तरह यस। के मॉडल को रन करने के लिए। तो जी। उसको आसान बनाने के लिए गूगल ने एक गूगल कोलैब एक हम्म। सर्विस प्रोवाइड की है, जो कि आप इस वक्त फ्री यूज कर सकते हैं बिल्कुल। डेवलपमेंट के लिए, सीखने के लिए। और हम्म। वहां पे बड़े बड़े मॉडल रन कर सकते हैं, बल्कि जीपीयू भी उसका प्रोवाइड कर देता है जब अवेलेबिलिटी हो जीपीयूज की। तो यस। ये गूगल कोलैब जो है वो हम सीखेंगे भी और इसको इस्तेमाल करना। लेकिन आप ज्यादातर बजाय से अपने कंप्यूटर पे रन करने के इस तरह के
एप्लीकेशन जो है, मॉडल जो है, वो आप गूगल कोलैब इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। अब जैसे ये कोड था ना, अब मैंने यहाँ से कोड कॉपी किया, अब ये मैं अपने कंप्यूटर में भी वीएस कोड ओपन करता, फोल्डर बनाता, इसको चलाने की कोशिश करता। लेकिन ये है कि मेरे कंप्यूटर में जीपीयू नहीं है। अब मेरे कंप्यूटर ना जीपीयू है ना मेरे कंप्यूटर में मेमोरी है। तो मैं इसको कैसे चलाऊंगा? तो मैं गूगल कोलैब पर जाऊंगा, बिल्कुल फ्री सर्विस है। अब मैं गूगल कोलैब पर गया। अब बस आपको ये देखना होता है, स्टार्ट में ना बाय डिफॉल्ट ही सीपीयू यूज कर रहा होता है। तो अब इधर रन टाइम पे जाएंगे, रन टाइम पे चेंज रन टाइम टाइप करेंगे। एंड इधर आप देखें नॉर्मल ना सीपीयू होता है। अभी सीपीयू तो नॉर्मल हमारा जैसे कंप्यूटर हम उस चला सकते हैं, लेकिन हम जीपीयू सेलेक्ट करेंगे। सो विद दैट जी हमें 16 GB ना फ्री जीपीयू प्रोवाइड करता है। हम फ्री यूज कर रहे हैं तो इसके थोड़े मतलब ज्यादा देर आप यूज नहीं कर सकते, मतलब इसका ना एक लिमिट होती है। वो खत्म हो जाए ना, देन फिर आपको एक दिन बाद मिलता है वो। तो बस ये चीज होती है इसमें। अच्छा, ये इसके भी लिए बता दें, लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जीपीयू का शायद ना सुना हो। जी। तो सीपीयू तो नॉर्मल हम्म। आपका कंप्यूटर, हमेशा उसमें एक प्रोसेसर हम्म। होता है जिसमें वो डायरेक्ट उसका ब्रेन होता है कंप्यूटर को, होता है, जी। आपको सबको मालूम है, आपके हम्म। मोबाइल फोन पे भी होता है। हम्म। जीपीयू जो है वो, कई दफा आप अगर गेमिंग, वीडियो गेमिंग कर रहे होते हो तो आपको ज्यादा पावर चाहिए होती है। तो फिर आप उसका वीडियो कार्ड लगा देते हैं इसमें अपने कंप्यूटर में। वीडियो कार्ड क्या करता है, वो जीपीयू प्रोवाइड करता है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना। और एनवीडिया के कार्ड ज्यादातर तो ये उनका प्रोसेस इस्तेमाल होता है, जीपीयू। तो जीपीयू यहाँ पे पहले और अब तक जब वीडियो गेमिंग कर रहे होते थे उसमें ज्यादा प्रोसेसिंग होती थी, उसमें इस्तेमाल हो रहा था। अब जीपीयू वही कैपेसिटी जो है, ज्यादा कैपेसिटी जो है, जो गेमिंग में इस्तेमाल हो रही है, अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के या जनरेटिव एआई के एप्लीकेशन में इस्तेमाल हो रही है, मॉडल्स को रन करने में इस्तेमाल हो रही है। तो ये सीपीयू और जीपीयू आप सुनेंगे, क्योंकि जीपीयू बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है, हर एक को अपने कंप्यूटर में वो कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक ब्राउजर चाहिए अपने कंप्यूटर पे, और गूगल कोलैब को आप इंटरफेस करेंगे ब्राउजर के जरिए, और गूगल कोलैब पे आपके सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, अवेलेबिलिटी के तौर पे वो जीपीयू भी अवेलेबल हो जाता है पास में, और सीपीयू तो अवेलेबल होती है। और मेमोरी, आप काफी सारी मेमोरी चाहिए होती है, मेमोरी भी अवेलेबल हो जाती है। ये नहीं होगा कि आप कंप्यूटर में लिमिटेशन आ गई आपके अपने कंप्यूटर में, आप यू रन मार्केट के भी, यार हमको ज्यादा मेमोरी भी चाहिए, उसको भी खरीदना है, ये जरूरत है ही नहीं। फिर सिर्फ आपको एक अपना पीसी चाहिए, पोर्टेबल चाहिए, और इवन आप अपने स्मार्टफोन पे भी आपको ब्राउजर से इंटरफेस करना है गूगल के लैब के साथ। बिल्कुल। एक्सक्यूज मी सर स्नैन, जी। सर काइंडली थोड़ा स्लो कीजिएगा। एक्चुअली हमारे साथ कुछ पार्टिसिपेंट ऐसे भी हैं जो नॉन कंप्यूटरिंग बैकग्राउंड से हैं। सो एलएलएम को जो मैंने बताया था स्टार्ट में, कि एलएलएम एक तरह से लार्ज लैंग्वेज मॉडल ही है। जो आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं ना, चैट जीपीटी एक एलएलएम ही है। ठीक है। इसी तरह मेटा का भी लामा 3 भी मॉडल लार्ज एलएलएम है। ये जो हम यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट का, ये भी एक एलएलएम है। तो एलएलएम इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल, बेसिकली एक टेक्स्ट जनरेटिव मॉडल है। जिसको आप प्रॉम्प्ट देंगे तो ये टेक्स्ट जनरेट कर सकता है। एज सिंपल एज दैट। अगर जीपीयू का रहा तो इस तरह के, अगर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन हैं तो हम जैसे अगर मैं लिखूं, एक सीपीयू तो सबके लैपटॉप्स में होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब जो जीपीयू है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट में ही होता है ये कि जो हमारी कंप्यूटेशन है ना, वो सीपीयू के मुकाबले में बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। इसलिए हम जीपीयू को प्रेफर करते हैं। मतलब कुछ इस तरह के मॉडल्स हैं जो मैं सीपीयू पे भी चला सकता हूँ, लेकिन ये है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। जीपीयू में एक चीज़ ये होती है कि वो पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकता है, बहुत सारे वेक्टर्स को ना एक साथ मल्टीप्लाई कर सकता है। अगर आप चैट जीपीटी पर जाएं, जिसको भी कुछ इस तरह के इश्यूज हैं, तो आप ये लिखें, व्हाट इज द डिफरेंस। अच्छा, एक और बात सबके लिए मैं कहूंगा कि कुछ लोग तो चैट जीपीटी बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे होंगे। बस आप यूँ समझ रहे, चैट जीपीटी आपका बहुत ही क्लोज साथी होगा इस जर्नी में। वो हर किस्म की चीज आपको बता सकता है, अगर आप उसको सही तरीके से पूछे। तभी स्नैन ने, आपने देखा कि आप इसने, इन्होंने पूछा कि भी डिफरेंस क्या है जीपीयू और सीपीयू में, साथ में लिखा कि सिंपल वर्ड्स में बताया ताकि समझ आ जाए। तो ये इस तरह के सिंपल प्रॉम्प्ट से जो है, वो आप ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं। आपको पास बात कह सकते हैं, इस फॉर नॉन टेक्निकल पर्सन, इस फॉर नॉन प्रोग्रामर। तो उसी तरह चैट जीपीटी आपको उसी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेगा आपको, जो आपको समझ में आए। ये मैं खासतौर पर नॉन टेक्निकल लोगों के लिए कह रहा हूँ। जी। ठीक है।
सो आपको चैट जीपीटी का बहुत एक अच्छा फायदा ये है कि आप कुछ भी आपको क्वेश्चन है ना, मतलब अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ, सो आप फिर दोबारा पूछते हैं, जितना जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाए तो आप इससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ रहती है कि अगर कॉम्प्लेक्स चीज़ें आपको समझनी हो ना, तो बार बार आप चैट जीपीटी से पूछें, एंड इट कैन ऑल्सो गिव एग्जांपल्स, और इस तरह से आप प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हैं कि सिंपल वर्ड्स एक्सप्लेन लाइक आई एम फाइव। तो इस तरह से आपको ना ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो होपफुली अब ये वाली चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये सेंटर पर सर ने भी एक्सप्लेन कर दिया, एंड इधर से भी हम एक्सप्लेन देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है मेन। अच्छा, अच्छा, तो आपको लैब पर मैंने इधर रन टाइम में जाके जीपीयू सेलेक्ट कर लिया, एंड जीपीयू सेलेक्ट करने के बाद मैंने जो कोड कॉपी किया था ना वहां से, वो मैंने यहाँ पे लाकर सिंपली पेस्ट किया और इसको रन कर दिया। अब ये जब रन हुआ ना, तो सिंपल ये जो कोड की कमांड डेफिनेटली आपको समझने की जरूरत नहीं कि क्या हो रहा है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा बताऊं कि इधर हमने सिर्फ दो लाइब्रेरीज इंपोर्ट की हैं। इधर हमने अपना मॉडल डिफाइन किया नाम, इधर हमने क्यूडा लिखा है। तो क्यूडा बेसिकली जीपीयू को यूज करने के लिए होता है, जीपीयू की लाइब्रेरी है। इधर में अगर सीपीयू लिखता तो सीपीयू पे लोड होता है, क्यूडा लिखने की वजह से जीपीयू पर लोड हो रहा है। एंड ये इवन आप ये पूरा का पूरा ना कोड कॉपी करके चैट जीपीटी को दें एंड लिखें एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन, तो वो आपको पूरा कोड भी एक्सप्लेन कर सकता है, जितने भी आप सिंपल वर्ड्स में चाहें। तो बस वो हसन वो दिखा दें अंदर, वो ये दिखा दें। सच इम्पोर्टेंट स्टेप यस यस। कि सो हम जो कहते हैं कि आपको प्रोग्रामर होने की जरूरत नहीं, और साथ साथ में प्रोग्राम लैंग्वेज में दिखा रहे हैं, तो एक घबराहट हो रही है कि यार ये क्या बात हो रही है। तो वो चैट जीपीटी आपके लिए सब आसान कर देगा, ना आपको ना हम्म एक लाइन ऑफ कोड लिखने की जरूरत होगी। और हम्म। कोई चीज भी समझना चाहते हैं वो इसी तरह जैसा साइन करें, पूछेंगे और वो चैट जीपीटी आपको एक्सप्लेन कर देगा। जी। सो देखिए, इन्होंने पूरा जो जितनी भी लाइंस थी ना, तो चैट जीपीटी सारी ब्रेक डाउन कर देगा। केमपो टॉर्च, तो टॉर्च है क्या, तो इसने बता दिया कि एक लाइब्रेरी है, जो एक टूल है जो मशीन लर्निंग मॉडल्स के साथ काम करते हैं के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। इसी तरह ट्रांसफॉर्मर्स है, ट्रांसफॉर्मर्स भी एक लाइब्रेरी है। अब ऑटो मॉडल फॉर कैजुअल एल, तो ये भी एक प्री ट्रेन्ड लैंग्वेज मॉडल के लिए यूज करते हैं हम इसको। और तो देखें, स्टेप बाय स्टेप सारी की सारे लाइंस को एक्सप्लेन कर देगा, एंड यू कैन टेक टाइम, जितना उसको डाइजेस्ट करने में कोई चीज़ नहीं समझ आए तो दोबारा उस लाइन को ही कॉपी करें एंड बोलें कि एक्सप्लेन इन डिटेल। तो वो सारी चीज़ें ना आपको क्लियर कर देगा। टेम्परेचर का जैसे भी मैंने पहले बताया था, दिस कंट्रोल रैंडमनेस जनरेटेड टेक्स्ट, तो अगर मैं जीरो रखूंगा तो मतलब जो बहुत प्रेडिक्टेबल होगा, आज मैंने ये 3-4 दफ़ा भी मैं इसको चलाऊंगा ना तो सेम ही मुझे रिजल्ट देगा, लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू थोड़ी हाई रख दूंगा तो दोबारा सेम ही प्रॉम्प्ट को दोबारा रन करने पर माई आउटपुट कैन चेंज। तो इस तरह के ये पैरामीटर्स हैं। तो देखें, इन पूरा का पूरा कोड चैट जीपीटी आपको एक्सप्लेन कर सकता है। तो ठीक है, ये हमारा यहाँ पर हमने जब इसको चलाया तो हमारा ये इस जो पाइप वेरिएबल है इसमें हमारा मॉडल सेव हो गया। अब मैं इसको कोई भी क्या नाम है प्रॉम्प्ट दूंगा, जैसे हम चैट जीपीटी को देते हैं नॉर्मली, और कुछ भी अगर मैं लिखूंगा एक्सप्लेन जेनरेटिव, तो अभी जो मॉडल है ना, ये इस कोलैब पर चल रहा है, ये हम कहीं उधर उस पर नहीं चला रहे, मतलब ओपन एआई की एपीआई हिट नहीं कर रहे, हम कोलैब पर चला रहे हैं ये डायरेक्टली। और जो कोलैब का सर्वर है उसमें मॉडल लोड हुआ हुआ है और वो चल रहा है। ये ऐसे ही जैसे आपके कंप्यूटर में चल रहा है, अगर जीपीयू ना, आप सेम टू सेम ये सारे स्टेप्स अपने कंप्यूटर पर कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर के ऊपर ये मॉडल चला सकते हैं, क्योंकि इसका साइज 3.5 बिलियन है, तो चल सकता है अगर आपका जीपीयू। तो उन्होंने बता दी सिंपल, इसने रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया जैसे आपको चैट जीपीटी रिटर्न करता कि जनरेटिव एआई क्या है, लर्निंग फ्रॉम डेटा, अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स, क्रिएटिंग न्यू कंटेंट, इंप्रूविंग ओवर टाइम। तो एक छोटी सी एग्जांपल थी कि आप तो हगिंग आपने फेस के। अलग से डिफरेंट मॉडल आपने न्यू फेस हटाया, हम्म। और उसको आपने गूगल को लैब पे रन किया, यस और वो उसका रिजल्ट आपको शो कर रहा है रनिंग पे। यस बिल्कुल। तो ये बस सिर्फ आपने कॉपी किया था, आपने कोई जी, कोड को लिखा नहीं। हाँ, कुछ भी चेंज नहीं किया, कुछ भी नहीं, एक लाइन भी नहीं लिखी, ये सारा एज इट इज कोड कॉपी किया उधर पेस्ट कर दिया, सिर्फ प्रॉम्प्ट चेंज ठीक। किया था उन्होंने। यप। ठीक है। तो ये एक मॉडल था, ये एक बस एग्जांपल थी। अब इस तरह के मतलब जैसे सर ने कहा मिलियंस ऑफ मॉडल्स हैं हगिंग फेस के ऊपर। सो यहाँ पर जाके देख सकते हैं, कोई आपको टेक्स्ट टू टेक्स्ट चाहिए, ट्रांसलेशन, एनएलपी के मॉडल चाहिए, और समराइजेशन के मॉडल हैं। जी। बिल्कुल, और बेसिकली ये अभी थोड़ा सा ऊपर सरसरी तौर पे बता रहे हैं, हम्म ताकि बाद में फिर प्रैक्टिस कर सकें किस तरह हम मॉडल ढूंढ सकते हैं
जो भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं वो चैट जीपीटी हमें बताएगा। आप चैट जीपीटी से पूछेंगे कि ये जी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा हूँ, वो मॉडल आप मुझे ढूंढ के दे दें, वो बिल्कुल। बता देगा कि हाँ, मैं इसमें पढ़ा हुआ है, कहीं और पढ़ा हुआ है, तो आप हम्म उसको चूज करके फिर इस्तेमाल करेंगे। तो ये अभी हम्म सरसरी तौर पे आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे और इसके ऊपर डीपली जो है वो सेशंस में जाएंगे, 2-3 नेक्स्ट वीकेंड्स में जो है। तो आप तो अभी थोड़ा बात को नया लग रहा होगा, तो घबराए नहीं, हाँ। ये बड़ी तेजी से आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। हम कोशिश हमारी यही होगी कि आपको उसके लिए सिंपल रखा जाए। ठीक अब जैसे अब फॉर एग्जाम्पल आपका टास्क है, आपको टेक्स्ट समराइजेशन करवानी, तो अब मेरे पास चैट जीपीटी को लिखा कि मुझे बताओ कुछ अच्छे टेक्स्ट समराइजेशन मॉडल्स। उसने बता दिया बार्ट है, T5 है, ठीक है ऐसे से, एंड यू कैन फाइंड दिस मॉडल्स हेयर, ठीक है ठीक है। तब डायरेक्टली यहाँ पे जाके यूज कर सकते हैं। और सही है। एक ये भी बात बता दूं कि ये जो जिससे हम पूछा अभी मैंने मॉडल के बारे में चैट जीपीटी से, ये हम्म किसी भी फील्ड में आप, हम्म डजंट मैटर किस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, या किस इंडस्ट्री से, या किस जो पैशन है आपका, टेक्नोलॉजी यानी एप्लीकेशन पैशन, आपके कंज्यूमर एप्लीकेशन हो या बिजनेस एप्लीकेशन हो, उसमें किसी के भी बारे में आप इसको जाके पूछ सकते हो। तो जिस तरह हमारे पहले कोहोर्ट में केमिकल इंजीनियरिंग की पीएचडी के स्टूडेंट थे, और वो अगेन नॉन टेक्निकल कर रहा हूँ एंड हमने ये एग्जांपल देख ली, तो अगर इसमें कोई भी आपका क्वेश्चन वगैरह तो आप एंड में ना पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। अब चलें कंटिन्यू करते हैं। सो ये था हगिंग फेस का ये इंटरफेस है, ये हम देख चुके हैं। इस तरह हम मॉडल्स दे सकते हैं, डिफरेंट टास्क सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना अप्रोप्रिएट मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। कोड भी उधर ही अवेलेबल होता है एंड ये यू कैन। हसनैन थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, फायदा कोई नहीं आपके, अच्छा आप अच्छा। हर स्लाइड के ऊपर जो मेन चीज बताना चाह रहे हैं थोड़ा सा हम्म, 1-2 मिनट खर्च करें जी ताकि लोगों को समझ आए, वरना फायदा कोई नहीं है। श्योर श्योर। प्लीज। सो तो ये जैसे फॉर एग्जांपल एक गूगल का मॉडल है T5 बेस, तो इसका इंटरफेस खुला हुआ है। अगर आप यूज दिस मॉडल, जैसे मैंने नीचे से जाके निकाला था, आप यूज दिस मॉडल पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ से भी आप कोड स्निपेट उठा सकते हैं। तो वही हमने ट्रांसफॉर्मर्स उधर भी यूज किया था, इधर ही हमने ट्रांसफॉर्मर्स यूज किया। अपना इधर हमने टास्क बताया, ट्रांसलेशन एंड मॉडल डिफाइन किया कि मुझे गूगल T5 बेस यूज करना है। तो ये इसका कोड है, इससे आप कर सकते हैं। तो ये हगिंग फेस की एग्जांपल थी। अब ये हमने ओवरव्यू तो उनका ऊपर से देख लिया कि ये मॉडल्स जितने भी हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ये हम किस तरह उनको ढूंढ सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी अगर हम थोड़ा इसकी टेक्निकल डिटेल्स में जाएं, तो जो हम जीपीटी वगैरह सुनते रहते हैं, तो जीपीटी एग्जैक्टली है क्या। तो अगर हम जी चैट जीपीटी है जैसे, उसको सबने यूज किया, डाल ही एक ओपन एआई का ही इमेज जनरेशन मॉडल है, कोडेक्स कोड जनरेशन के लिए होता है। तो जीपीटी जो है, इसके अंदर जितने भी मोस्टली जीपीटी क्या, अभी जो भी नए लामा हो गया, 5.3, जितने भी ये आजकल लार्ज लैंग्वेज मॉडल चल रहे हैं, इन सब का जो अंडरलाइंग जो आर्किटेक्चर यूज हो रहा है ना, अब हमने ये तो देख लिया था कि न्यूरल नेटवर्क है, डीप लर्निंग के अंदर आता है न्यूरल नेटवर्क ये। अब न्यूरल नेटवर्क में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसका जो बहुत मोस्ट फेमस आर्किटेक्चर आज के चल रहा है वो है ट्रांसफॉर्मर्स। अब ट्रांसफॉर्मर्स को अगर हम थोड़ा देखें, तो जीपीटी स्टैंड फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव का मतलब हमने देख लिया था कि ये कुछ भी कंटेंट जनरेट करे, नया टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है, ऑडियो वीडियो कुछ भी। अब प्री ट्रेन पर आ जाए। प्री ट्रेन का मतलब कि इसको ऑलरेडी इसने काफी बिलियंस ऑफ टोकन्स ऑफ डेटा पर ये ऑलरेडी ट्रेंड है। मतलब जो GPT 3 है ना, उसमें इंटरनेट पे जितना भी जो GPT 4 है, इंटरनेट पे जितना भी डेटा है वो उस सब के ऊपर ट्रेंड है। सो इसको इसलिए उसका नाम रख दिया साथ में प्री ट्रेन, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों पर हमने इसकी ट्रेनिंग करवाई हुई है। लेकिन उस प्री ट्रेनिंग के बाद भी एक चीज़ आ जाती है, फाइन ट्यूनिंग। अच्छा, तो फाइन ट्यूनिंग क्या होती है? अब जैसे हमने देखा था कि नॉर्मली ये एक जनरलाइज टास्क पे ट्रेन कर लिया आपने, उसको बहुत सारी दिखा दिए, पूरे इंटरनेट का डेटा उसमें फीड कर दिया, उस पर उसकी ट्रेनिंग हो गई। अब लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने स्पेशलाइज चीज़ के लिए उसको यूज़ करना है, जैसे ट्रांसलेशन के लिए यूज़ करना है, तो उस स्पेसिफिक टास्क के लिए ना आप उसको फाइन ट्यून कर सकते हैं। मतलब उसको फिर आप दोबारा ट्रेनिंग होगी, लेकिन ये थोड़ी सुपरवाइज ट्रेनिंग होगी। मतलब आप क्यूरेट करेंगे डेटा सही वाला, कि मुझे सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए अपने इस मॉडल को फाइन ट्यून करना है। अच्छा, ठीक उसका है। मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे दूं। हाँ जी। तो एक तो जैसे आपने बताया कि प्री ट्रेंड है बहुत सारी चीजें जो कि इसी वजह से चैट जीपीटी से जब आप इस्तेमाल करते हैं, जीपीटी जो है उसमें बहुत सारे यूज केसेस जो हैं वो प्री ट्रेन हुए हैं, बहुत मुख्तलिफ लैंग्वेज ट्रांसलेशन के और बहुत सारे। बात का जिस तरह आपने चैट जीपीटी को कहा है कि
आप एक लेटर लिखो, और लेटर आपने रिस्पॉन्स में लिखना है क्योंकि आपके पास कोई ईमेल आया है या कोई लेटर आया है। आप चैट जीपीटी को वो लेटर अपलोड करते हो, जिससे जीपीटी फोर में आप फाइल को अपलोड कर सकते हो। वो जो आपके पास लेटर आया जिसका रिस्पॉन्ड करना है, वो आपने अपलोड कर दिया चैट जीपीटी को। अब उसको कहा कि इसके मुताबिक जो है ना, वो आपने रिस्पॉन्स लिखना है मेरे लिए। तो वो जो लेटर अपलोड किया है ना, वो समझ लें कि आपने ये ट्रेन करने की कोशिश की है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन है, ये कॉन्टेक्स्ट है, और इसके मुताबिक आपने लिखना है। तो ये ट्रेनिंग का काम यही है कि भी आप जो भी मॉडल जो बने हुए प्री ट्रेन है या बड़ी वर्सेटाइल मॉडल्स हैं, उनको आप अपने इस्तेमाल के लिए, अपने मकसद के लिए जो है ना, बनाने के लिए उसको आप ट्रेन करते हो, उसमें एडिशनल आप पर रेलेवेंट डाटा प्रोवाइड करते हो, और उससे वो जो है वो मॉडल आपके बारे में भी थोड़े कॉन्टेक्स्ट में बारे में जान जान जाता है, और जो ओवरऑल जो उसको दुनिया का डाटा उसके बारे में मालूम तो पहले से ही है। सिंपल एग्जांपल ये दी जा सकती है कि जैसा जैसे यूआईटी लाहौर, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, यूआईटी लाहौर में जो है वो चैट बॉट बनाना चाहते हैं। और चैट बॉट जो है वो स्टूडेंट के लिए ज़ाहिर है उनको पता होना चाहिए कि लोकल करिकुलम क्या है, लोकल क्लासेस क्या है, क्या टाइम से शुरू होती हैं, और किस टाइम सेमेस्टर शुरू होता है वगैरह, ये सब चीजें इंफॉर्मेशन, और लोकल पॉलिसी क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन यूआईटी लाहौर को पता है। अब वो चैट जीपीटी को या किसी भी जो मॉडल है उसको तो अभी नहीं पता ना, क्योंकि वो फीड ही नहीं किया गया, पॉलिसी अभी कल ही चेंज हुई है। तो उस इंफॉर्मेशन को फीड करना चैट जी चैट जीपीटी में या चैट बोर्ड आप बना रहे हो उस मॉडल में जो है, उसको जो है ये सिंपल एग्जांपल ट्रेनिंग है। जब आपने फीड कर दिया, उसको डॉक्यूमेंट फीड कर दी, अब वो आपको जवाब देगा मुताबिक उसके जो आपने यूनिवर्सिटी में करिकुलम डिफाइन हुआ हुआ है या पॉलिसी डिफाइन, उसको मुताबिक वो जवाब देगा। और जहां उसको लगेगा कि कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो पीछे बड़े सिस्टम, बड़े डाटा को भी रेफर करेगा। लेकिन बड़ा डाटा जो कि बहुत जरूरी है एआई को एक्यूरेट बनाने में, और कॉन्टेक्चुअल डाटा जो आपका अपना डाटा जो है, कॉन्टेक्चुअल डाटा बहुत जरूरी है उसको रेलेवेंट बनाने में। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। बिल्कुल। ठीक है। यस, काफ़ी सर ने अच्छा एक्सप्लेन किया। तो और ये है फिर जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। और ट्रांसफॉर्मर क्या है? ये एक वही कोर न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है, जितने भी मोस्टली जनरेटिव मॉडल्स बनते हैं उनके बैकएंड में ट्रांसफॉर्मर यूज हो रहा होता है। अब ट्रांसफॉर्मर करता है क्या? ये जैसे हमने बात की, मेन सारा काम ना प्रोबेबिलिटी का होता है। ये एक चेक करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया चैट जीपीटी को, टेल मी अ स्टोरी। तो अब उस स्टोरी वाला के एंड, इस पूरी वर्ड के बाद ना, टेल मी स्टोरी के बाद नेक्स्ट क्या आना चाहिए वर्ड। तो उसने फॉर एग्जांपल, अब उसने बहुत सारे उसको वर्ड्स नजर आ रहे होंगे कि ये वर्ड इस क्या नाम है, टेल मी स्टोरी क्वेश्चन मार्क के बाद आ सकते हैं। तो उन सारे वर्ड में जिसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी ना, वो उसको पिक कर लेगा। जैसे वंस, फिर वंस को भेजेगा, वंस के बाद क्या आना चाहिए, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस वर्ड की है, तो वंस अपॉन। फिर इस तरह किसकी प्रोबेबिलिटी, अ टाइम। तो इस तरह से ना प्रोबेबिलिटी के थ्रू, अब जब आप प्रॉम्प्ट दे देते हैं ना चैट जीपीटी को, तो उसके उस प्रॉम्प्ट पर आगे क्या क्या प्री प्रोसेसिंग होती है, कि सबसे पहले उसकी टोकनाइजेशन होती है। अभी हम आगे देखेंगे कि टोकनाइजेशन एग्जैक्टली होती क्या है। टोकनाइजेशन होती है, देन उसकी एम्बेडिंग्स जनरेट होती हैं। एम्बेडिंग्स के बाद उस एम्बेडिंग्स को यूज करके हम सेल्फ अटेंशन से, बेसिकली होता ये कि जब आपने बहुत बड़ा एक प्रॉम्प्ट दिया ना, आपने चैट जीपीटी को कुछ भी आप प्रॉम्प्ट देते हैं, तो उसके अंदर से कुछ वर्ड ज्यादा रेलिवेंट होते हैं, कुछ वर्ड्स रेलिवेंट नहीं होते। तो जो वर्ड ज्यादा रेलिवेंट होता है उसको वो ज्यादा वेटेज देता है, उसको ज्यादा अटेंशन मिलती है। अब पिक एप्रोप्रिएट मॉडल, हाँ, फिर चैट जीपीटी मॉडल पिक करता है, एंड देन ट्रांसफॉर्मर जनरेट्स द नेक्स्ट बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जो ट्रांसफॉर्मर भी आउटपुट जनरेट करता है ना, वो एम्बेडिंग्स की फॉर्म में ही होता है, मतलब वो नंबर्स ही जनरेट करता है। लेकिन हमें तो टेक्स्ट जनरेट आता है। तो उसके बाद एक अनएम्बेडिंग वाली भी लेयर लगी होती है, जो उस नंबर्स को, जो ट्रांसफॉर्मर जनरेट करता है बहुत सारे नंबर्स, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। देन वो फिर हमें रिस्पॉन्स मिलता है टेक्स्ट की फॉर्मेट में। तो ये बैकएंड का चैट जीपीटी का प्रोसेस है, जो इन्फेरेंस के टाइम, मतलब जब हम प्रॉम्प्ट देते हैं उस टाइम पर ये सारे प्रोसेसेस बैकएंड पर हो रहे होते हैं, जो हमें नजर नहीं आ रहे होते। इससे सब सारी जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, ये एब्स्ट्रक्शन पर होती हैं। अब क्लीन इनपुट क्या? अब क्लीन इनपुट में हम जब अपने इनपुट को क्लीन करने का कहते हैं, तो टोकनाइजेशन में हो क्या रहा है? टोकनाइजेशन में ये हो रहा है कि जो आपने उसको चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया ना, तो वो उसको कुछ टोकन्स में डिवाइड कर देगा।
टोकन्स, अब कौन सा टोकन होना चाहिए, आप ये सोच सकते थे कि टोकन्स में क्यों डिवाइड कर रहा है, मतलब बीच में क्यों तोड़ रहा है, वर्ड्स में कर देते कि हम लोग को अलग कर देते क्लेवर। अब वर्ड्स में करने का मसला ये था कि वर्ड्स की लेंथ बहुत वेरी करती है। एक मेरे पास वर्ड है बैड, काफी छोटा वर्ड, और एक वर्ड है ग्राउंड ब्रेकिंग, कितना बड़ा वर्ड है। तो उसको हमें मतलब सिमिलर लेंथ के वर्ड्स होने चाहिए ना जो इनपुट जा रहा होता है मॉडल को। तो इसलिए हम टोकनाइजेशन करते हैं कि ये जैसे टू एक टोकन में टूट गया, स्पेस डेट एक टोकन में टूट गया। अब क्लेवरिस बड़ा वर्ड था, तो ये स्पेस CLE ये एक टोकन में टूट गया, ये दो में टूट गया, ये इस तरह से ना ये एक मॉडल ही होता है जो उसको टोकनाइजेशन करता है इसकी मॉडल की। जैसे हमने इस एग्जांपल में भी हमने एक टोकनाइजर यूज किया था हमने ना, यहाँ पर देखें। तो ये मॉडल का ही टोकनाइजर होता है जो उसको ना प्रॉम्प्ट को ब्रेक कर रहा होता है टोकन्स के अंदर, तो उसको हम टोकनाइजर कहते हैं। तो ये प्रोसेस होता है टोकनाइजेशन का, सिंपली ब्रेकिंग योर प्रॉम्प्ट्स इनटू टोकन्स। अब एम्बेडिंग क्या होती है? एम्बेडिंग ये होती है कि जब आपने एक अपना कोई भी वर्ड दिया ना, तो एम्बेडिंग मॉडल करेगा क्या कि उस वर्ड्स के कुछ नंबर्स जनरेट कर देगा। जैसे आपने टोकन्स में डिवाइड किया ना, तो उन टोकन्स पे नंबर जनरेट होगा। अभी जो नंबर्स हैं कोई रैंडम नंबर्स नहीं है। इन इसके लिए भी एक मॉडल यूज होता है, एम्बेडिंग मॉडल। एम्बेडिंग मॉडल करता है कि ये कि जो टोकन सिमिलर होते हैं ना, उनको वो एक डायमेंशन में करीब करीब लाया करते हैं। जैसे लीप हो गया, जंप हो गया, ये दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं, तो इनके जो न्यूमेरिकल नंबर्स होंगे ना वो करीब करीब लाया करेंगे। तो ये चीज होती है, अगर मैं ऊपर ऊपर से बताऊं को एम्बेडिंग मॉडल्स के अंदर। अभी हम इसकी ना एग्जांपल भी देखेंगे कि जो नंबर्स हम देखेंगे क्या नंबर्स जनरेट हो रहे हैं, एंड देन हाउ दे आर सिमिलर एंड हाउ डिफरेंट वर्ड्स आर डिफरेंट। जैसे एग्जांपल है कि अगर एक में किंग का वेक्टर कहते हैं, जब हमने नंबर्स बना लिए ना तो उसको वेक्टर बोलते हैं। तो वेक्टर फॉर किंग को अगर मैं माइनस करूंगा वेक्टर फॉर मेन से और प्लस कर दूंगा वेक्टर फॉर वुमेन, देन आई विल गेट वेक्टर फॉर क्वीन। तो ये इसकी ब्यूटी है एम्बेडिंग मॉडल्स की ना, कि ये जो नंबर्स हैं ये बहुत मीनिंगफुल नंबर्स हैं। इसी इन नंबर्स इन वेक्टर्स की वजह से ही ना हमारा मॉडल समझ सकता है कॉन्टेक्स्ट को और अटेंशन, जो अटेंशन वाला पूरा कॉन्सेप्ट। अनएम्बेडिंग में क्या होता है, सिंपली जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को हम वर्ड्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी आप पूरा टेक्स्ट होता है उसके बाद वो प्रोबेबिलिटी देख रहा होता है कि मेरी इस टोकन के बाद ना नेक्स्ट क्या, ये सारे टोकन आ चुके हैं, इन सब टोकन के बाद नेक्स्ट क्या टोकन आना चाहिए। तो उसको ये सारी प्रोबेबिलिटी मिल रही है कि भाई इस वर्ड की प्रोबेबिलिटी इसकी ये है, इसकी ये है। तो हम हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला वर्ड इधर आ जाता है, एंड देन इससे वो रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ठीक है, अब हम आते हैं क्लीन इनपुट्स के ऊपर। अब जो क्लीन इनपुट्स का कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि आपने बहुत बड़ा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बुक है, हम पूरी की पूरी बुक, जैसे हमें पता है ChatGPT पूरे इंटरनेट पर ट्रेन हुआ है, तो इंटरनेट में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अब वो वर्ड्स पे डायरेक्टली उन्होंने उसको ट्रेन नहीं कर दिया, उसको पूरी क्लीनिंग होती है इनपुट्स के ऊपर। इनपुट की क्लीनिंग किस तरह से होती है कि जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है ना, उसमें बहुत ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं, अ हो गया, एन हो गया, द, जो सिर्फ और सिर्फ ग्रामर के लिए यूज हो रहे होते हैं, उनसे कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही होती। वो बस रूल है इंग्लिश लैंग्वेज का कि आपने वॉवेल से, कोई वर्ड वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, आपने एन लगाना है वरना अ लगाना है। तो ये सिर्फ रूल्स हैं, तो इन वर्ड्स को हम स्टॉप वर्ड्स कहते हैं। अब ये जो वर्ड्स है ना, ये हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को अगर हम सारे के सारे वर्ड्स देंगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, हमारे कंप्यूटेशन पावर भी ज़्यादा लगेगी, प्रोसेसिंग भी ज़्यादा लगेगी। तो हम इन वर्ड्स को पहले ही हटा देते हैं कि अगर इन वर्ड्स का कोई फायदा ही नहीं हो रहा हमें, तो इन वर्ड्स को हम ट्रेनिंग में क्यों यूज़ करें और अपनी कंप्यूटेशन बचाएं, और फास्ट ट्रेनिंग भी हो जाएगी, फाइन ट्यूनिंग भी फास्ट हो जाएगी। तो हम इन वर्ड्स को हटा देते हैं। तो इन स्टॉप वर्ड्स को हटाने के जो कुछ तरीके होते हैं वो मैं अभी नेक्स्ट कोलैब में हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर एक चीज आ जाती है स्टेमिंग। अब जिस तरह हम स्टॉप वर्ड हटा रहे हैं, तो स्टेमिंग में होता ये कि जैसे वर्ड है रन, रनिंग, तो मैं रनिंग में से, अब रनिंग बताता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस वर्ड है, लेकिन इसका जो रूट वर्ड है वो तो रन ही है ना। तो हम इसमें से जो सफिक्सेस होते हैं ना कुछ वर्ड्स के एंड के, उन चीजों को रिमूव कर रहे होते हैं। अब इसको हम बोलते हैं स्टेमिंग। जैसे एग्रीमेंट था, आपने एग्रीमेंट को एग्री कर दिया, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। यही ड्रॉबैक है कि अगर आपने इस वर्ड को स्टेम करके, मतलब एंड का आपने हटा दिया कि भाई ये मेरे लिए मीनिंगफुल नहीं है, जबकि मीनिंगफुल था क्योंकि दे आर डिफरेंट। तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, काफ़ी कभी ना काफ़ी इसकी डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं ताकि हम एक्यूरेटली स्टेमिंग कर सकें और हमारे मॉडल्स की एक्यूरेसी खराब ना हो। अब स्टेमिंग के बाद, लेकिन स्टेमिंग इतनी अटेंशन अवेयर नहीं होती, तो इसलिए हम लेमेटाइजेशन यूज करते हैं। लेमेटाइजेशन में होता ही है कि इसको ना यूनिवर्सिटी, अब जैसे यूनिवर्सिटी थे ना, स्टेमिंग में यूनिवर्सिटी को वो यूनिवर्स कर देता, ये स्टेमिंग का ड्रॉबैक है। लेकिन अगर लेमेटाइजेशन में जाए तो वो उसको उसी डिक्शनरी बेसिक फॉर्म ही रखेगा, और रनिंग को रैन कर देगा, रैन रनिंग एंड रैन को रन कर देगा।
सो ये फायदा होता है लेमेटाइजेशन के अंदर। हेल्प्स इन ऑल्सो इन फूड रिट्रीवल। ओवरहेड भी कम हो जाता है, डायमेंशनलिटी ऑफ वेक्टर्स भी कम हो जाती है, क्योंकि जब हमने इतने सारे सिमिलर वर्ड्स को, अब रनिंग है, अब हम पूरा इंटरनेट देखें, इस तरह के कितने सारे वर्ड्स होंगे, अगर हम सबको सिमिलर वर्ड्स पे कर दिया तो हमारी कंप्यूटेशन पावर बहुत कम मतलब रिड्यूस हो जाती है, मेमोरी रिक्वायरमेंट एंड कंप्यूटेशनल पावर। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये बता दें कि जो हम जिस सिखाना चाह रहे हैं वहां पे सारी ये चीजें अ, कहाँ पे इस्तेमाल होगी। हम्म। डू दे नीड टू वरी अबाउट दिस थिंग राइट नाउ, कि भी इसके बारे में अभी नहीं नहीं। समझना बहुत जरूरी है, कि बस सिर्फ जानना चाहिए कि भी ये क्या हो रहा है, लेकिन जो यस। डे टू डे इस्तेमाल होगा उसमें ये हाँ इतना। बिल्कुल। और जरा तो इसके बारे में बता दें, क्योंकि लोग हम्म। घबरा जाएंगे भाई। हाँ, दे आर जस्ट गुड टू नो। मतलब अगर आपको चीज़ें नहीं भी पता ना, जैसे अभी हमने पूरा ये माइक्रोसॉफ्ट का जो मॉडल है ये हमने यूज़ कर लिया, लेकिन मुझे तो पता नहीं था टाइमिंग लिमिटेशन के बगैर भी हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो उनको यूज़ करने के लिए हमें इन चीज़ों का जानना ज़रूरी नहीं, ये बस इनकी थोड़ी इनर वर्किंग है। दे आर जस्ट गुड टू नो। अच्छी बात आपको नॉलेज हो, लेकिन अगर नहीं भी हो, अगर आपको चीज़ें समझ नहीं भी आ रही है, मुश्किल भी लग रही है, तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब हम इसको डेमो में देखते हैं, ताकि आपका अगर कुछ अभी भी कुछ क्यूरीज होंगी ना वो क्लियर हो जाएंगी। तो इन अब जैसे स्टेमिंग हो गई, लेमेटाइजेशन हो गई, स्टॉप वर्ड्स रिमूवल हो गए, ये 3 टास्क हो गए क्लीन इनपुट्स के लिए। अब इनको हम करेंगे कैसे? तो एक मोस्ट फेमस लाइब्रेरी है जो सारे ही मशीन लर्निंग मतलब पाइथन डेवलपर्स यूज करते हैं, वो एनएलटी की है। तो इसके अंदर ना ये सारे मॉड्यूल्स हैं। मतलब मैं खुद से प्रोग्रामिंग नहीं करूंगा बैठ कर के, मुझे इन वर्ड्स रनिंग को ये करना है, ये को करना है, क्यों काफ़ी। तो ये जो कोड होता है ना, ये ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, हम जस्ट इसको इंपोर्ट करते हैं। और जो कोड भी है ना ये मेरा, ये सारा चैट जीपीटी से जनरेट हुआ हुआ है। तो आपको इन चीज़ों के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कि अब चैट जीपीटी के आने के बाद से ना मैं सिंपली इधर ये भी लिख सकता हूँ कि आई वांट टू यूज एनएलटी कैन जनरेट कोड फॉर मी। सो ये सारा कोड वहीं से लिया हुआ है, मैंने चैट जीपीटी से लिया हुआ है। सो और वो आपको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। ये हमने एनएलटी को इंपोर्ट कर लिया। ये दो उसके मॉड्यूल्स हैं जो डाउनलोड करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं। दिस इज अ सिंपल सेंटेंस शोइंग ऑफ द स्टॉप वर्ड्स फिल्ट्रेशन, चैट जीपीटी ने जनरेट किया था। अब हम देखें इसमें स्टॉप वर्ड्स क्या क्या हैं। जैसे मैंने बताया था कि ये इज, अ हो गया, और भी जो ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं उन सारे वर्ड्स को रिमूव कर देता है। और कोड भी बहुत सिंपल सही है ना, ये चेक कर रहा होता है। ये ना एक लिस्ट होती है, मैं आपको दिखाता हूँ स्टॉप वर्ड्स इसने कौन कौन से यूज किए। स्टॉप वर्ड्स ये शुडंट, सो, सेम, आउट, आरसेल्फ, नीड, नीडेंट। तो ये सारे ना वर्ड्स रिमूव कर देगा इनपुट क्लीनिंग के लिए। ठीक है, ये सारे वर्ड्स। और कोड बताओ सिंपल कर क्या रहा है, वो बस वो देख रहा है कि ये मेरा सेंटेंस है, इसमें ना ये वर्ड बाय वर्ड जाएगा, बोलेगा ये वर्ड स्टॉप वर्ड्स में है, अच्छा नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर होगा तो उसको रिमूव कर देगा बस। तो इस पे जाएगा, बोलेगा नहीं है छोड़ देगा। इसमें जाएगा, हाँ ये स्टॉप वर्ड्स में है, तो इसको रिमूव कर देगा। और सिंपली हमें ये रिस्पॉन्स ला कर दे देगा। तो ये बहुत सिंपल सी है और इस स्टॉप वर्ड्स फिल्ट्रेशन। और ये यस। करता इसलिए है कि ताकि बहुत सारे टेक्स्ट जो है वो कम्पैक्ट हो जाए, और जो वर्ड्स रह हम्म। जाएं उनकी ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड्स हैं बनस्पत जो है उसके एग्जैक्टली। कॉन्टेक्चुअल वर्ड्स। जी। हाँ, साइज रिड्यूस हो तो जाए उसे ना हमारे प्रोसेस डेटा का। साइज रिड्यूस यस। हो, प्रोसेसिंग में आसानी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इससे साइज भी रिड्यूस हो जाएगा, ट्रेनिंग भी फास्ट हो जाएगी हमारी, एंड और मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन पे हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे, मतलब जो इरेलीवेंट चीज़ें हैं उन पर हमारी ट्रेनिंग वेस्ट नहीं होगी। इसी तरह स्टेमिंग है। स्टेमिंग में भी देखें, ये एनएलटी के का हमने पोर्टर स्टेमर यूज़ किया हुआ है। और ये हमारे पास, मेरे पास एक पैराग्राफ है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर आवर्स एंड रनिंग अराउंड द पार्क। सही है, पूरा एक पैराग्राफ है। अब इस पर स्टेमिंग किस तरह अप्लाई हो रही है देखें। द वो वैसे ही आ गया, चिल्ड्रन वैसे ही आ गया, आर भी वैसे ही आ गया, प्लेइंग को उसने प्ले कर दिया। ठीक है, मतलब प्ले से हमें मीनिंग मिल रहा है, कि अगर हम सिर्फ मीनिंग पे करें तो अगर ये ग्रामेटिकली ये वर्ड सेंटेंस गलत है, लेकिन हमें समझ आ रहा है इस सेंटेंस को पढ़कर कि व्हाट द पर्सन इज ट्राइंग टू से। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर आवर्स, तो ये इन्होंने इधर से प्लेइंग को प्ले कर दिया। ये बेसिकली सफिक्सेस एंड के ना रिमूव कर रहा होता है। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं कि ना, कि कुछ वर्ड्स होते हैं उनको रिमूव करने से ना उसका मीनिंग खराब हो जाता है। एवरीवन अराउंड, एवरीवन का इसने ई हटा दिया, इट जबकि नहीं करना चाहिए था। तो ये थोड़े ड्रॉबैक्स होते हैं। अब जब ड्रॉबैक्स होते हैं तभी फिर नई टेक्निक आती है। वो तो आ गई हमारे पास लेमेटाइजेशन। कि लेमेटाइजेशन जो है ना इन रूट वर्ड्स इस तरह की एरर्स नहीं करता। जब हम इसको चला कर देखें तो द चिल्ड्रन बी,
आर को चलो इसने बी कर दिया, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर आवर्स, रनिंग अराउंड द पार्क को रन अराउंड द पार्क। तो देखें, ये इससे हमने वो ये वाले सफिक्सेस भी रिमूव कर दी, एंड कॉन्टेक्स्ट भी पूरा का पूरा कंटेन्ड है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन ये सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको मिल रही थी, सेम वही इन्फॉर्मेशन ये सेंटेंस पढ़ते भी आपको मिल रही है। दैट्स द मेन गोल। ऑलराइट। तो बेसिकली हमें थोड़ा सा यस। आइडिया हो गया है, लेकिन हाँ जी। इन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एनालिटिक जो है वो आप ये सब चीजें कर देगा खुद ब खुद। यस, एनएलडी खुद कर देगा। कुछ आपको अगर कुछ अभी भी क्लियर नहीं हो, वो चैट जीपीटी है द हेयर टू हेल्प। आप सिंपली कोड दे सकते हैं, लेमेटाइजेशन। ये पूरा कोड ही देखें, कमेंट्स आए हुए ना, ये देख के पता चल जाता है ये चैट जीपीटी का जनरेटेड कोड है। सो इट कैन हेल्प विद एनीथिंग। ओके। अच्छा, अब ऐसा करते हैं थोड़ा सा दो कुछ सवाल ले लेते हैं, चार पांच। चले, हाँ अ, श्योर श्योर, इसका नेट ठीक है, अब। इससे पहले कि नेक्स्ट उस पे जाए। जी जी, श्योर। तो सबसे पहले सैयद मोहम्मद का हाथ उठा हुआ है, तो भी आप अस्सलाम वालेकुम। बताइए। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे मेरे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो हम लोगों ने प्रोग्रामिंग करनी है जिससे हमारा एआई जनरेट होगा, वो किस प्लेटफॉर्म पे करनी है, और जो कोड्स हैं वो कहाँ से हमें मिलेंगे। एक तो ये है कि हम सिर्फ दो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे। एक गूगल कोलैब जो आपको नजर आ रहा है, जो अभी हसनैन ने बताया, हम्म। और लेट हसनैन एक्सप्लेन दोस थिंग्स एज वेल। और दूसरा जो है हगिंग फेस। तो हगिंग फेस जो है वो वहां पे भी डेवलप कर सकते हैं। तो उसकी अपनी अपनी फायदे जो है। तो ये दो प्लेटफॉर्म होंगे, ये दोनों ऑनलाइन है, और आप ब्राउजर के जरिए रीच कर सकते हैं अपने पोर्टेबल से, अपने कंप्यूटर से। और दूसरा सवाल क्या था कि कोड्स कोड्स कहाँ से हमें मिलेंगे, जो कोड्स इसमें हाँ, लिखे हुए हैं ना वो। हुसनैन हुसनैन बता देंगे। जी, अभी मैंने आपको इसमें दिखाया था ना कि कोई भी आप मॉडल ओपन करते हैं ना, तो हगिंग फेस के ऊपर ही, हम हगिंग फेस पर है, मैंने कोई मॉडल सेलेक्ट किया, एंड सिमिलरली उस मॉडल के स्निपेट में मॉडल पे क्लिक करूं, तो यहीं पर हमें कोड मिल जाएगा। ये रहा कोड इसको यूज़ करने का। बस आपने इसको कॉपी करना है, कोलैब पर जाना है, पेस्ट करना है, चलाना है, एंड एवरीथिंग इज डन। तो आपको कोड भी यहीं से मिल जाएगा। और अगर आपने कोड में सही है। कुछ चेंजेस करनी है लेकिन आपको कोडिंग नहीं आती, आप एक ये भी कर सकते हैं, पूरा का पूरा आप कोड अपना ना ये कॉपी करें, सही है, और ये पूरा आप चैट जीपीटी को दे दें, और उसको बता दें आपने ये चेंजेस करनी है, कि मुझे ना इसमें थोड़ा ये करना है, वो आपको कोड भी मॉडिफाई करके दे देगा। तो इसमें कोई इशू नहीं है। वेलकम। चलिए ठीक है, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, रेहान खान, आपका क्या सवाल है? अच्छा, फारूक, फारूक साहब, आपका क्या सवाल है? फारूक राशि। ठीक है, फिर हमजा स्टार्ट पे चलते हैं। जी सर, मुझे ये बताइए हमजा। जी सर, हाँ, मुझे ये पूछना था कि जो वेक्टर्स जो डिफाइन किए हैं वो हम मैन्युअली डिफाइन करेंगे, कि जैसे क्वीन और मैन वाला जो किया था वो मैन्युअली सारे डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली, या फिर वो खुद ही डिफाइंड होते हैं। और दूसरा सवाल ये था कि जो लेमेटाइजेशन है उसका मेन रीजन क्या होता है। ओके, तो हसनैन। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना जी, हाँ, तो ये जो नंबर बिल्कुल नहीं, ये जो नंबर्स है ना, ये वेक्टर्स, ये खुद मॉडल जनरेट करता है। तो जैसे टेक्स्ट जनरेशन का मॉडल है ना, उसी तरह एम्बेडिंग के भी मॉडल्स होते हैं। तो हम एक एम्बेडिंग के मॉडल यूज करेंगे, जो ये हमें पूरा ना एम्बेडिंग जनरेट करके देगा। अभी जो नेक्स्ट रैग वाला टॉपिक है, इसमें मैं थोड़ा और डिटेल में ना आपको डेमो के साथ दिखाऊंगा कि किस तरह से नंबर जनरेट हो रहे हैं, एंड किस तरह से सिमिलर है। और आपका जो सेकंड क्वेश्चन था लेमेटाइजेशन, तो लेमेटाइजेशन हम इसलिए कर रहे हैं, जैसे हमने पहले भी बताया, कि जो हमारे पास बहुत सारा टेक्स्ट है ना, अब उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ ग्रामर ग्रामर की वजह से हमने वो वर्ड्स ऐड किए हुए होते हैं, तो उन वर्ड्स को रिमूव करते हैं हम लेमेटाइजेशन के थ्रू। और लेमेटाइजेशन के थ्रू वर्ड को रिमूव करने से हमें फायदा ये होता है कि हमारे डेटा का साइज रिड्यूस हो जाता है और कंप्यूटेशन तेज हो जाती है। कि जब आपका डेटा कम होगा तो ट्रेनिंग जल्दी होगी आपकी। तो जब ये आप ट्रेनिंग करते हैं ना किसी मॉडल की, अपना डाटा, कॉन्टेक्चुअल डाटा देते हैं, और वो डॉक्यूमेंट होती है उसमें, और उसमें ज़ाहिर है वो लिखा हुआ होता है, उसमें से जो यूजलेस वर्ड्स हैं उसको वो रिमूव कर देता है, उनके मुताबिक यूज करता है। हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वर्ड्स, लेकिन मशीन के लिए वो यूजलेस होता है, उनको रिमूव कर देता है कि वो प्रोसेसिंग में आसानी हो, तेजी हो। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, नेक्स्ट, सीपीडब्ल्यू, सेन,
सर ने भी एक एग्जांपल दी थी कि हम चैट जीपीटी को, आपको एक लेटर आया, आपने पूरा चैट जीपीटी को वो दे दिया और उसमें से आपको रिस्पांस निकाल रहे हैं, तो उससे एक इस तरह से ही एक सिमिलर टेक्निक है रैग की। अब ये इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम है क्या? फॉर एग्जांपल आपने, आपके पास एक बहुत बड़ी बुक है, 1000 पेजेस की बुक है, और आप चाहते हैं कि मैं चैट जीपीटी से उस 1000 पेजेस की बुक में से क्वेश्चन करूं। अब आप करेंगे कि वो पूरी 1000 की 1000 पेजेस की बुक आप चैट जीपीटी में अगर प्रॉम्प्ट में देने की कोशिश करेंगे तो आपको एक एरर आ जाएगा मैक्स टोकन लेंथ लिमिट का, क्योंकि ना इन मॉडल्स में लिमिट होती है कि मैक्सिमम चीज़ों में इधर प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ ना, तो जैसे मैंने इधर लिखा था ये रहा तो ये जो इनपुट देने की लिमिट है, तो ये लिमिट होती है कि मैं एक इस सर्टेन चीज़ से सर्टेन वर्ड्स टोकन से ज़्यादा इनपुट नहीं दे सकता, तो वो 1000 वर्ड्स की बुक में इनपुट में नहीं दे सकता। सो उसके लिए एक अप्रोच निकालेगी रैग कि, तो ये इन्होंने क्या सोचा कि अब मुझे 1000 की उस बुक में से क्वेश्चन तो करना है, अब मैं पूरा तो इनपुट नहीं दे सकता, तो मैं करूँगा ये कि वो जो 1000 वर्ड्स की बुक है ना, उसको मैं थोड़े पेजेस, फॉर एग्जाम्पल चल पेजेस में डिवाइड कर दूंगा, हर पेज अलग अलग उसके मैं चंक्स बना दूंगा हर पेज के, और उन पेजेस के ना मैं एम्बेडिंग्स जनरेट करा लूंगा। जैसे भी हमने एम्बेडिंग के बारे में पढ़ा कि वो सारा का जो सारा पेजेस का टेक्स्ट होगा उसको मैं एक नंबर की फॉर्म में ले आऊंगा वेक्टर को, और उसको मैं एक डेटाबेस में स्टोर करा लूंगा जिसको मैं कहूँगा वेक्टर डेटाबेस। तो वही उसी को कहना है वेक्टर डेटाबेस को कि ये इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम है। अब मैंने कोई क्वेश्चन किया, अब वो 1000 पेजेस की जो बुक है उसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं, अब जिस टॉपिक से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन होगा ना, तो उन्हीं पेजेस का टेक्स्ट वो मेरा ये वेक्टर डेटाबेस उठा कर लाएगा और वो एलएलएम को दे देगा, और फिर मैं अपने एलएलएम के प्रॉम्प्ट में ही ना ये टेक्स्ट दूंगा और उससे क्वेश्चन कर लूँगा। तो ये बेसिक रैग की अप्रोच है। अभी मैं इसको और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब रैग आने की, अभी मैंने वही चीज़ डिस्कस कर ली कि रैग की ना, स्लाइड ओपन कर लूँ, रैग की ज़रूरत क्यों पड़ी, कि बहुत अच्छे हैं, जैसे चैट जीपीटी काफ़ी पावरफुल है डेटा टेक्स्ट जनरेट करने के अंदर, लेकिन लिमिटेशन यही है कि स्टैटिक नॉलेज है। अब चैट जीपीटी से आपने फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं पूछूं कि कुछ प्रेजेंट डे की हालात पूछूं चैट जीपीटी से, तो उसको नहीं होगा, क्योंकि वो एक सर्टेन दिन तक ट्रेन हुआ है, तो उस दिन के आगे का उसको नॉलेज नहीं है। जैसे अभी 2 दिन पहले मेटा का 3.1 वाला मॉडल है, अब मैं चैट जीपीटी से पूछूंगा ना, तो अभी तक, अब तो चले उसने इंटरनेट को इंटीग्रेट कर लिया, लेकिन अब इंटरनेट के अलावा अगर वो सिर्फ अपने मॉडल पर रिलाई करे ना, तो वो रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा कि कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ। तो स्टैटिक नॉलेज होती है, कॉन्टेक्चुअल लिमिट भी होती है कि वो काफ़ी स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। और हाई लार्ज की डेटा हैंडलिंग, वही बुक वाली एग्जांपल कि 1000 पेज बहुत सारा मुझे डेटा देना है, तो वो चैट जीपीटी वॉन्ट बी एबल टू आंसर फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो इन 3 लिमिटेशंस की वजह से ना रैग इंट्रोड्यूस हुआ। अब रैग काम कैसे करता है ये कि जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने जो प्रॉम्प्ट दिया उससे जो रेलिवेंट पेजेस थे जैसे बुक में, वो ले आएगा मेरा वेक्टर डेटाबेस, एंड एलएलएम क्या करेगा, सिर्फ उसी पेज को लेगा। मतलब मैं पूरे, अब मुझे ये मतलब इससे मेरे पैसे भी बच रहे हैं, क्योंकि जब मैं चैट जीपीटी की एपीआई यूज़ करता हूँ ना, तो हर टोकन पे मुझे पे करना पड़ता है, जितना मैं टोकन इनपुट टोकन पे भी देना पड़ता है, आउटपुट टोकन पे भी पे करना पड़ता है। अब मैं करूँगा ये कि मुझे उन बुक्स में से क्वेश्चन भी कर लूँगा, और मैं ज़्यादा मेरी टोकन्स भी सेव हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैं पूरी की पूरी बुक नहीं दूंगा, मैं उसको वही पेजेस दूंगा इनपुट में जहाँ पर मेरा वो, जिससे रेलेवेंट मेरा क्वेश्चन हो। सो ये बहुत तो बेसिकली अगर जैसे आप कोई बुक रीड कर रहे हैं, तो उसमें जो रेलेवेंट सेक्शन है उसके बुक से और डिफरेंट रेलेवेंट पेजेस हैं, वो फीड करेंगे आप रैक के जरिए, बजट बनस्पत पूरे बुक को फीड करेंगे, और जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं वो वेक्टर के तौर पे जो है वो डेटाबेस में स्टोर होंगे। एग्जैक्टली। और ये हम इससे बेनिफिट्स मिल जाएंगे कि रियल टाइम नॉलेज मिलेगी, एक्यूरेसी भी हमारी एनहांस हो जाएगी, क्योंकि हम प्रॉम्प्ट में ही उसको कॉन्टेक्स्ट भी दे रहे होंगे, स्केलेबिलिटी भी बढ़ गई कि हमने बहुत बड़ा डेटा से क्वेश्चन भी कर लिया, एंड कुछ हमें भी नहीं आया। तो रैग जो है ये बहुत ही ट्रेनिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा, और इसके ऊपर हम टाइम भी खर्च करेंगे कि कैसे जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब इसका, हाँ, इसी का डेमो है, प्लीज कंटिन्यू। जी। अब जैसे मेरे पास बुक थी, पीडीएफ में है, ये मेरी बुक है, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया। अब स्प्लिट में मैं अभी आपको मैंने समझाया कि पेजेस में कर सकते हैं। अब होता भी मैं आपको डेमो में इसको और एक्सप्लेन करूँगा। चलिए, पेजेस पे हमने इसको स्प्लिट कर दिया। अब स्प्लिट करने के बाद एम्बेडिंग जनरेट होकर वेक्टर डेटाबेस में स्टोर हो गई। अब जो मेरा क्वेश्चन आया ना, ये यूज़र यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यूज़र का क्वेश्चन है, यूज़र ने क्वेश्चन किया, एंड
यूजर ने क्वेश्चन किया तो वो वेक्टर स्टोर में भी किया, और वेक्टर स्टोर से जो जो रेलेवेंट पेजेस थे वो मेरे पास आए, मैंने उसको अपने प्रॉम्प्ट में ऐड किया, प्रॉम्प्ट ऐड करने के बाद मैंने वो एलएलएम को भेज दिया। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब अगर हम और देखें तो डॉक्यूमेंट लोडिंग में हो क्या रहा है कि मैंने वो अपने डॉक्यूमेंट्स लोड किए, उनको ऐसा है, स्प्लिट कर दिया। दोबारा उसकी को जरा थोड़ा सा जूम इन करके एक्सप्लेन कर दें, ये हाँ बहुत इंपॉर्टेंट वो है, लेकिन फजी है थोड़ी सी। तो हाँ इसको हाँ जो आपने जो देख रहा हूँ मैं कि डॉक्यूमेंट, हाँ जी हाँ, तो डॉक्यूमेंट जो नोट किए है उसको स्प्लिट जी। किया है, उसके मुताबिक उसमें जो इस्तेमाल की पेजेस है वो आपने स्टोर किए हैं, और फिर क्या हुआ है, रिट्रीवल में क्या हुआ है, यहाँ पे बताइए जरा, नेक्स्ट हाँ पे क्या। रिट्रीवल में, हाँ रिट्रीवल में हुआ है कि वेक्टर स्टोर में भी एम्बेडिंग्स रखी हुई है, आपका प्रॉम्प्ट है, और हमने ये देखा था जब हमारा प्रॉम्प्ट आता है ना वो भी एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट होता है। सही है। अब प्रॉम्प्ट की एम्बेडिंग हो गई, वेक्टर स्टोर में सारे पेजेस की एम्बेडिंग आ गई। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो उसकी कोसाइन सिमिलैरिटी निकलेगी कि मेरे प्रॉम्प्ट की एम्बेडिंग इन 1000 एम्बेडिंग्स, हर पेज की एम्बेडिंग जनरेट हुई, अब इन 1000 एम्बेडिंग्स में से मेरे प्रॉम्प्ट की एम्बेडिंग किस एम्बेडिंग से ज़्यादा सिमिलर है, और मैं बिल्कुल रख सही। सकता हूँ कि मुझे ना टॉप 5 चाहिए, तो जिनकी सबसे ज़्यादा टॉप 5 पेजेस जिनकी सिमिलैरिटी सबसे ज़्यादा मेरे प्रॉम्प्ट से होगी ना, वो 5 के 5 रिट्रीव करूंगा मैं, बाकियों को जाने दूंगा, और ये 5 के 5 मैं अपने प्रॉम्प्ट में ऐड करूंगा, और वही क्यूरी नीचे लिखूंगा और एलएलएम को भेज दूंगा, और एलएलएम पे मुझे आंसर दे देगा। इसी तरह आप जितनी दफ़ा चाहें यूज़ कर सकते हैं, फिर कोई मैं डिफरेंट क्यूरी यूज़ करूँ तो फिर डिफरेंट पेजेस आएंगे, फिर डिफरेंट क्यूरी यूज़ बिल्कुल सही। करूँ उसकी डिफरेंट तो एम्बेडिंग होगी और डिफरेंट पेज तो अगर हम इसको ऐसे। देखें कि वेक्टर का मकसद ही यही है कि वो स्टोरेज हो रेलेवेंस के हिसाब से, यस। जो रेलेवेंस है वो उसके हिसाब से स्टोर हुई है, और अब जब क्वेरी आती है और वो जिस जिस भी रेलेवेंस या जिस भी मकसद का उसका सवाल है क्वेरी का, अब वो उसकी रेलेवेंस क्या है उसी के मुताबिक उसके वो रीच आउट करता है वेक्टर डेटाबेस में। अब वो आसान हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा डाटा सर्च नहीं करना पड़ रहा, बल्कि रेलेवेंस का जो लिस्ट जो है वो सर्च करनी पड़ रही है। बिल्कुल इज दैट करेक्ट? एग्जैक्टली। सही। यस यस परफेक्टली करेक्ट। तो अब हम इसको वही डॉक्यूमेंट लोडिंग वाली बात की है, तो थोड़ा सिंपल है कि आपने एक बुक ली, उसको आपने पेजेस में डिवाइड कर दिया, तो उसको हम चंक्स कह रहे थे कि हमने चंक्स में अपना डेटा डिवाइड कर लिया। फर्स्ट स्टेप, डॉक्यूमेंट आया, चंक्स में डिवाइड कर दिया। अब ये डॉक्यूमेंट है ना, पीडीएफ है, पीडीएफ भी हो सकता है, और कुछ किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है, बुक नहीं। आपने यूट्यूब की वीडियो उठाई, आपने यूट्यूब की वीडियो से ट्रांसक्रिप्ट तो बहुत इजीली निकल आती है, आपने यूट्यूब की वीडियो की पूरी ट्रांसक्रिप्ट ले ली, उसको पीडीएफ में सेव किया और वो अपने मॉडल को दे दिया, वो भी उसको चंक्स में डिवाइड कर देगा। ठीक हो गया। तो कुछ भी किसी भी तरह का फॉर्मेट में आपका डॉक्यूमेंट हो वो चंक्स में डिवाइड हो सकता है। देन उसकी हो गई एम्बेडिंग जनरेट, जब ये वेक्टर स्टोर में स्टोर हो रहा होता है तो एम्बेडिंग जनरेट होती है। अब उनको हम वैसे ही नंबर्स में बनाया वेक्टर्स के अंदर। अब ये देखें, एम्बेडिंग के लिए में ना मॉडल यूज होता है, प्री ट्रेन मॉडल हम यूज कर रहे हैं एम्बेडिंग जनरेट करने के लिए, और काफ़ी हाईली डायमेंशनल डेटा होता है ये। अभी हम देखेंगे ये डेटा नज़र किस तरह का आता है। एंड वेक्टर्स आर स्टोर्ड इन अ डेडिकेटेड डेटाबेस, जिस डेटाबेस में स्टोर हो रहा है उसको हम वेक्टर डेटाबेस कहते हैं। तो ये देखें इस तरह से, अगर हम इसको सिर्फ 3 डायमेंशन में देखें, ये 3 डायमेंशन बहुत कम है, काफ़ी ज़्यादा डायमेंशन होती है इसकी, थाउजेंड्स में होती है डायमेंशन। तो ये 3 डायमेंशन में चले अगर हम डेटा को देखें, तो हेलीकॉप्टर को इसने 3 नंबर दिए, 0 2 4। ड्रोन को भी जो नंबर दिए ना 0 3 3, ये करीब करीब वाले नंबर दिए। अब जो इसने ड्रोन को नंबर दिए ना वो उसने ईगल को नहीं दिए, ईगल को अलग से बर्ड्स वाली कैटेगरी में दिया। तो जो सिमिलर हमारे वर्ड्स होते हैं ना वो सेम डायमेंशन में लाया करते हैं। इनके देखें, इन सबके अगर मिडिल नंबर देखें 0 0 0 सिमिलर है, इनका फर्स्ट देखें 0 0 0। ये बिल्कुल हाई लेवल एग्जांपल है, एक्चुअल ठीक में है। इतना सिंपल नहीं है, लेकिन बस समझने के लिए कि सिमिलर वर्ड्स की एम्बेडिंग सिमिलर होगी, दैट्स इट। अब आ गई बिल्कुल रिट्रीवल सही। वाली बात। रिट्रीवल में क्या हो रहा है, प्रीवियस, अब हमने अपना डेटा स्टोर, अब जो वेक्टर डेटाबेस तक वाला काम है ना ये आप करके अपने पास सेव कर रख सकते हैं, ये बार बार होने वाला काम नहीं, ये एक दफ़ा ही होगा। आपने एक दफ़ा अपने पास एम्बेडिंग जनरेट करा के सेव कर ली ना, बस अब आपको दोबारा दोबारा नहीं करवानी पड़ती, खत्म। रिट्रीवल वाला काम ये है कि ये हर प्रॉम्प्ट पे होगा रिट्रीवल आपका, कि जो आपको क्वेश्चन है उसकी भी एम्बेडिंग जानेगी, वो भी वेक्टराइज होगा, एंड उसकी फिर हम सिमिलैरिटी सर्च करेंगे। मोस्ट रेलिवेंट चंक्स आर रिट्रीव्ड, तो जो भी रेलिवेंट एम्बेडिंग होंगी वो रिट्रीव होंगी, एंड उनको फिर हम अपने एलएलएम को भेज देंगे, दैट्स इट। रिट्रीव चंक्स आर यूज्ड गुड। टू फीड द एलएलएम प्रॉम्प्ट। अब देखें ये इस तरह का प्रॉम्प्ट है, अभी हम इसको प्रॉम्प्ट को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। हम देखें हम चैट जीपीटी को लिख ही क्या रहे हैं कि गिवन द कॉन्टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन नॉट प्रायर नॉलेज, आंसर द क्यूरी आस्किंग अबाउट साइटेशंस ओवर डिफरेंट टॉपिक्स, प्लीज प्रोवाइड योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर जेसन फॉर्मेट कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ ऑथर्स एज द साइटेशंस। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स क्यूरी, अभी हम बहुत सिंपल वाला देखेंगे कोलैब के अंदर। तो इस तरह की मेरे क्यूरी होगी, और जो जो मेरा डेटा मिलेगा ना तो फिर वो 2 शॉर्ट एग्जांपल्स में आ जाएगा।
एंड जो यूजर की क्यूरी होगी वो इधर आ अच्छा, जाएगी। एक और चीज मैं बहुत इम्पोर्टेंट शेयर करूँ सब ऑडियंस के साथ, हाँ जी। कि वन ऑफ द थिंग यू गोना कवर इज अबाउट की, कि की जो एपीआई की जो है वो क्या होती है, और एपीआई की को कैसे आपने ढूंढना है, और एपीआई को किस तरह एक्सप्लोर करना है, वो आप कवर करेंगे। जी जी बिल्कुल करूँगा। यस। हाँ, तो वो अगर आपने एपीआई की को नहीं सीखा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये याद रखिए कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। तो आज जी, तो ये जो रिट्रीव चंक्स थे ये अभी म्यूट म्यूट पे कर दें जो भी है ना, अनम्यूट में चले। एलएलएम प्रॉम्प्ट लेता है और वो जैसे चैट जीपीटी नॉर्मली रिस्पॉन्ड करता है ना, एलएलएम बस वही करेगा। उसको एक प्रॉम्प्ट मिला, उसने रिस्पॉन्स दे दिया, दैट्स इट। अब हम आ जाते हैं इधर अपने डेमो के ऊपर। चलें, अब मैं अब ये जो कोड है ना, बहुत सिंपल कोड है। इसमें मैं आपको एपीआई की का भी बताऊंगा। जब तक ये मॉडल्स इंपोर्ट हो रहे हैं, हम ना इधर चलते हैं और हम देखेंगे हम एपीआई की कैसे यूज़ करें। अब ओपन एआई की एपीआई सबसे फेमस ओपन एआई है, तो मैं इससे एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आपको ओपन एआई की एपीआई की चाहिए ना, आप गूगल पर जाएं। पहले पहले असलैन बता दूं कि की का क्या मकसद है। एक तो होगी एपीआई, जी जी। वो हमने समझ लिया कि भी हम्म जो वेटर आया था रेस्टोरेंट में। हम्म। अब की का क्या मकसद है, वो तो सही है। एपीआई, तो यहाँ पे की का मकसद जरा समझा दें जी थोड़ा जी सा, हाँ जी। अब सिंपल एग्जांपल। की मैं अगर आपकी फॉर एग्जांपल दूं, तो की ना बेसिकली यूज़र को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होती है। जब आपने फॉर एग्जाम्पल वेटर को ऑर्डर दिया ना, अब वो वेटर तो चले आपकी शक्ल से पहचान लेता है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल वेटर जैसे इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि जो रिक्वेस्ट आ रही है ना वो किधर से आ रही है, एक तो ये होता है। और सेव करने के लिए मैं अब अगर एपीआई की एक सीक्रेट की होती है, जैसे मेरी एपीआई की है ना, मैं उसको एक्सपोज नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरी पर्सनल एपीआई की है। अगर वो मेरी एपीआई की आपको मिल जाएगी ना, तो आप मेरे अकाउंट, अब मेरा जो ओपन एआई का अकाउंट है उसमें जैसे क्रेडिट्स हैं $5 पड़े हुए हैं और मैं उससे अपना मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर आपको वो एपीआई की मिल जाएगी तो आप मेरे अकाउंट से एक्सेस कर पाएंगे। तो जितनी भी एपीआईज हो, मोस्टली अगर पब्लिक एपीआई ना हो तो एपीआईज हों, तो उनमें की होती है इन ऑर्डर टू ऑथेंटिकेट द यूज़र। तो बेसिकली ऑथेंटिकेट अगर द हम यूज़र। उर्दू में बात करें इसको, जी तो एपीआई की एक चाबी है, हाँ हाँ और वो बिल्कुल चाबी अभी। जो है वो आपको एपीआई से बात करने देती है। हम्म अगर वो चाबी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैंने अपने सीक्रेट रखी हुई है तो सिर्फ वही कर सकता हूँ। हम्म। अगर वो चाबी किसी और को मिल जाए, वो कॉपी करके जो है वो मेरे तौर पे प्रोजेक्ट करते वो बात कर सकता है। वो सारी जो है जो कॉस्टिंग जो मुझे पड़ेगी वो कोई और ले जाएगा। पे मैं कर रहा हूँ, इस्तेमाल कोई और कर रहा है। हम्म। और तो इस वजह से जो चाबी जो है, की जो है, वो आपको साइन होती है, उसको फिर आपको सीक्रेट रखना होता है। कैसे रखना होता है वो आप बताइएगा। यस। अब आप देखें एपीआई की ओपन कैसे करेंगे आप। मैंने गूगल पर जाकर लिखा कि मुझे ओपन एआई की एपीआई की चाहिए अपने लिए। आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, सबका अपना अपना अकाउंट होगा चैट जीपीटी के ऊपर, तो आपके अकाउंट की स्पेसिफिक एपीआई की जनरेट होगी। इधर मैं क्विक स्टार्ट पर गया, तो इधर क्विक स्टार्ट पर इन्होंने पूरी डॉक्यूमेंटेशन भी दी हुई है कि आपने अपनी एपीआई की कैसे ओपन करनी है। तो ये इस लिंक पर आप क्लिक कर दें। यूआरएल भी सिंपल, ये platform.openai/API की। तो यहाँ पर आप अपनी एपीआई की जनरेट कर सकते हैं। देखें क्रिएटेड बाय हसनैन अली, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इस एपीआई की के लिए। तो जो भी मतलब इस एपीआई की से होगा ना, तो ये मेरी अपनी पर्सनल एपीआई की है। तो तो क्रिएट आपको करने अगर इस के पेज लिए पर राइट पे नजर आ रही है, ध्यान से क्रिएट करेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू सीक्रेट की। यस यस। अब आपके डिफरेंट टास्क हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आज के लिए मुझे अपनी एपीआई की जनरेट करवानी है, तो मैं इधर डेमो लिख सकता हूँ, क्रिएट सीक्रेट कर सकता हूँ। इधर की जनरेट हो जाएगी, इसे मैं कॉपी कर लूँगा, डन कर दूँगा, है ना। और अगर फॉर गलती से आपकी की एक्सपोज हो गई है, आप इसको फॉरन से डिलीट भी कर सकते हैं। सही है, एंड दैट्स इट, वो रिमूव हो जाएगी। अच्छा, अब देन इसको आप सिक्योरली स्टोर कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे? हाँ, तो मोस्टली हम प्रोग्रामिंग के अंदर इसको जो स्टोर करने का एक तरीका होता है ना, अगर आपको किसी को भेजनी भी है तो कहा जाता है कि नॉर्मल आप ये व्हाट्सएप वगैरह पे नहीं करें। इसकी एप्लीकेशन होती है पासपोर्ट वगैरह, ऑफिस कॉर्पोरेट सेक्टर में ना इस तरह की एप्लीकेशन यूज़ होती हैं, वहाँ पे वो की भेजेंगे। अब इसको स्टोर ऐसे करेंगे कि अगर मैंने अपने कोड में ना, मुझे इधर एपीआई की देनी है, इसको यहाँ पर ओपन एआई अच्छा, की ये डिफाइन करनी है। हसनैन, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलिएगा क्योंकि हाँ जी हाँ जी। ये समझ आना बहुत जरूरी है। अब तो इसके बगैर हाँ। कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो जी प्लीज जी आराम आराम से समझाइए इसके बिल्कुल। बारे में। हाँ, ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, तो बहुत मैं बिल्कुल टाइम लेके एक्सप्लेन करूँगा सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पर मैंने एपीआई की ओब्टेन की। अब आपको मैं दिखाऊं कि मुझे यहाँ पर ना अपनी एपीआई की लिखनी है। अब मेरी एपीआई की ये हो सकती है, तो ना
ये में इस तरह के नंबर्स होंगे, एपीआई लेटर्स होंगे, नंबर्स होंगे, ये एपीआई की होगी। अब मैं अपने कोड में अगर यूँ एपीआई की लिख दूंगा ना, और मैं किसी आप लोगों से, क्योंकि मैं कोलैब शेयर कर दूंगा, फिर आप लोग भी मेरी एपीआई की देख लेंगे और सब यूज़ कर लेंगे। सो इस चीज़ से बचने के लिए ना इन मोस्टली इन एपीआई की इसको ना एनवायरमेंट वेरिएबल्स में सेव किया जाता है। एनवायरमेंट वेरिएबल होते हैं कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, तो जैसे मेरे एनवायरमेंट में अवेलेबल है। कोलैब के अंदर अंदर आप इधर आएंगे सीक्रेट्स में आएंगे, ऐड न्यू सीक्रेट पर क्लिक करेंगे, कुछ भी आप अपने वेरिएबल का नाम दें और यहाँ पे अपनी एपीआई की सेव कर दें, जो जैसे आपने कॉपी की होगी, इस तरह की एपीआई की है। तो मैंने डिलीट कर दी है, तो देखने का मसला नहीं है। तो ये इस तरह की एपीआई की होगी आपकी, यहाँ पे मैं सेव करा दूंगा, दैट्स इट। और इसको मैं, तो अब ये अगर मैं आप लोगों से नोटबुक शेयर भी करूँगा ना, ये सीक्रेट्स आपसे शेयर नहीं होंगे, ये सीक्रेट सिर्फ मेरे ही कोलैब के अकाउंट में रहेंगे। तो ये चीज़ आपको जहन में रखनी है आपने। तो इसको मैं ये नोटबुक एक्सेस दे भी सकता हूँ, हटा भी सकता हूँ, आपकी करंट नोटबुक की बात हो रही होगी, दैट्स इट। अब इसके अंदर मैं अब आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से बेसिकली आप डमी के नाम हाँ जी नाम इस्तेमाल करेंगे। सही है। यस। अब अब मैंने देखना है कि अगर मैं इसमें आपको बहुत इजी बताऊं कि मैं एक्सेस किसका, डमी में रख लेता हूँ एप्पल, ठीक हो गया। अभी एप्पल है, अब किसी को नहीं पता कि डमी में क्या है, सिर्फ अगर आप अपने पास जाके चलाएंगे ना ये नोटबुक का एक्सेस लेकर, तो आपके पास इसका रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा। ये गूगल कोलैब में सीक्रेट्स को एक्सेस करने का तरीका, अगर आपको जैसे कोड मुझे नहीं पता कि मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ सीक्रेट्स को, मैंने चैट जीपीटी पे जाकर ही लिखा था कि हाउ टू एक्सेस सीक्रेट्स एंड गूगल कोलैब, तो उसने मुझे कोड दे दिया, आपको करके भी दिखा दूँ। ये एक दूसरा तरीका भी होता है, एनवायरनमेंट वेरिएबल वाला भी होता है, ये इसका सीक्रेट मैनेजमेंट होता है, गेट पास से भी कर सकते हैं, मैं यही यूज़ कर लूँगा, डिफरेंट तरीके होता है। सही, अच्छा ये रहा, ठीक है। अब मुझे देखना है कि मेरा जो ये वेरिएबल है डमी, इसमें क्या सेफ है। अच्छा नहीं, इसने गेट पास से किया, यूज़र डेटा से भी होता है, ओके। सर आपने इस गूगल कोलैब से यूज़र डेटा इंपोर्ट किया एंड आप लिखेंगे कि मेरी इसमें एग्जैक्टली स्टोर क्या है। तो अगर मैं इधर जाऊँ और लिखूँ डमी 1, इसने एरर दे दिया क्योंकि डमी 1 तो कोई सीक्रेट बना हुआ ही नहीं, एक्चुअल नाम डमी है। जो नाम आप इधर लिखेंगे ना, उसी नाम को आपने इधर यूज़ करना, डमी एप्पल, ठीक है। जो भी आपने अपने भाई इधर अपनी सीक्रेट की में लिखा, वो इधर हमारे पास आ गया। इसको मैं कॉपी भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ इसके साथ। तो इसको ये तरीका होता है। अच्छा, इसको जरा दोबारा से रिपीट कर देंगे कैसे क्रिएट किया, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर खोलते हैं ताकि लोग इसको समझ सकें और बहुत सारी चीजें पूछ सके। ठीक है, दोबारा बताइए कहाँ से क्रिएट किया था गूगल ऐप में। आप और यहाँ पे कुछ स्टार्ट से बताता हूँ। आपने गूगल ऐप खोलिया। अब यहाँ पर की का सिंबल बना हुआ, आप इधर जाएंगे, की इस पर क्लिक करेंगे। ये तो मेरे ऑलरेडी बने हुए, आपके पास नहीं नज़र नहीं आ रहे होंगे अगर आपने पहले कभी नहीं बनाया। अच्छा, नीचे ही इन्होंने कोड भी दिया हुआ है एक्सेस करने का, ठीक है। और आप ऐड न्यू सीक्रेट पर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू सीक्रेट पर क्लिक करेंगे, कुछ जो भी आप नाम रखेंगे ना, उस नाम से आपने इधर एक्सेस करना है। तो उसने बता देना आपको सीक्रेट कहाँ पे ढूंढेंगे, सीक्रेट की जो है कहाँ पे ढूंढेंगे और कैसे क्रिएट करेंगे। अच्छा आपको एपीआई वहां से शुरू करें ना। सही से श्योर। ये क्या जगह ये बताते हैं। हाँ, ये ओपन एआई का प्लेटफॉर्म है। और प्लेटफॉर्म की अगर आप इस यूआरएल को हिट करेंगे ना, बल्कि मतलब गूगल से ही आया था, आप सिंपल गूगल पे जाके लिख लें आई वांट टू गेट ओपन एआई एपीआई की, ये आपने लिखा एंड यहाँ पर platform.openai की ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, ओपन एआई की ना ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पर आप आए तो इन्होंने पूरा बताया हुआ कि किस तरह से आप ओपन एआई की एपीआई के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने लिंक दिया हुआ है, क्रिएट एन एपीआई की इन द डैशबोर्ड हेयर। आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, डैशबोर्ड पर आ गए। अब डैशबोर्ड पर आने के बाद आपको नज़र आ रहा होगा क्रिएट न्यू सीक्रेट की, आपने इस पर क्लिक कर दिया, क्रिएट न्यू सीक्रेट की। और यहाँ पर अब नाम दे देंगे, ऑप्शनल है, लेकिन आपको याद रहना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 5-6 कीज़ बना रहे हैं अलग अलग चीज़ प्रोजेक्ट्स के लिए, तो मैं लिख दूंगा तो प्रोजेक्ट 1 की मेरी की है ये, ठीक हो गया। क्रिएट सीक्रेट की पे क्लिक कर देंगे तो ये मेरी की बन जाएगी। इसको मैं फ़ौरन कॉपी कर लूँगा
एंड ये सिर्फ आप एक दफ़े नज़र आएगी, आपको दोबारा नज़र नहीं आएगी। तो कॉपी करके आप उसको कहीं अपने पास सेव कर लें अपने नोटपैड वगैरह में कि बार बार यूज़ करने और डन कर दें। अब डन करने का दोबारा मैं इसको देख नहीं सकता। तो ये मेरी सीक्रेट की है जो मैंने अभी कॉपी हुई हुई, डिलीट भी कर सकता अगर एक्सपोर्ट हो जाए। फिर मैं रैग में आऊँगा, रैग में आने के बाद मैं इधर सीक्रेट पे जाऊँगा। ये सीक्रेट पर गूगल आने के कोलैब बाद में आया, आप जी जी गूगल कोलैब हाँ, में आए ना? हाँ गूगल सही। कोलैब से, सॉरी, गूगल कोलैब में आ गया। गूगल कोलैब में आने के बाद हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू सीक्रेट के ऊपर और यहाँ पे हम लिख देंगे ओपन एआई की। प्रोजेक्ट वन, हाँ प्रोजेक्ट वन किया था ना आपने, यस इसके भी प्रोजेक्ट यस वन। हाँ बिल्कुल, प्रोजेक्ट वन, ओपन एआई की प्रोजेक्ट वन, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब ये नज़र आ रही है, आप लोग भी देख पा रहे हैं। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, पासवर्ड फॉर्म में आ गई। अच्छा, और मैं इसको नोटबुक एक्सेस देता हूँ। तो अब इसका मकसद ये हुआ कि आपने कोई भी मॉडल जो है वो अगर ओपन एआई पे रन करना है और इन्वोक करना है, तो वो आप इस ओपन एआई प्रोजेक्ट वन की को इस्तेमाल करेंगे यस और वो फिर उनको आइडेंटिफाई करोगे। बेसिकली दे कैन आइडेंटिफाई यू, क्योंकि वो इशू आपको किया हुआ था जो की जो है यस एपीआई की जो है, यस और वो फिर दे कैन ओपन अप द रिसोर्सेज टू यू बेसिकली। बिल्कुल। आप ठीक है। इधर एपीआई कीज में आएंगे ना, तो आप अपना यूसेज देख सकते हैं कि आपने जो अब आप एपीआई की यूज़ करेंगे ना, तो टोकन्स यूज़ होते हैं। आप अपनी एक्टिविटी देख सकते हैं कि आपकी एपीआई की से कितनी एक्टिविटी आ रही है, कितनी रिक्वेस्ट आ रही है। ये इसी एपीआई कीज वाला जो आपने लिंक खोला था ना, उसके ऊपर ही यूजेज आ रहे हैं। तो आप उसमें देख सकते हैं आपके कितने पैसे लग रहे हैं, आपको अपने इधर पैसे डालने पड़ते हैं, आपको तो नजर दो आ रही चीजें है। हैं, तो आइडेंटिफायर भी है, हम्म, सीक्रेट चाबी भी है, हम्म, और फिर उसको अ, सारी कॉस्टिंग जो है वो बेसिकली हाँ, बिल उसी भी के इसी पे तहत होगा। होगा सारा। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो अपन हम्म क्वेश्चन के लिए ओपन करते हैं। तो श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं हुजैफा। इस ये जो मॉडल्स है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास जीपीयू पावर नहीं है, लेकिन आप फिर भी इनको या जीपीयू पावर कम है उन मॉडल्स को आप चलाना चाहते हैं, तो अब इसकी काफ़ी डिफरेंट टेक्निक्स आ गई हैं। एक चीज़ होती है क्वांटाइजेशन, जो करता ये है कि उस मॉडल को छोटा कर देता है काफ़ी, ताकि वो ना आपके लोकल कंप्यूटर पर चल सके। अगर आपको मैं दिखाऊं और एक्सप्लेन करें, जैसे ओलामा बहुत सर फेमस है। मैं ये चाह रहा हूँ कि सेम पैरामीटर्स के साथ उसको मैं चलाना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा तरीका नहीं है कि उसको मैं ओके किसी क्लाउड पे डिप्लॉय कर सकूँ, तो मैं उसको हाँ, सेम पैरामीटर पे चला ये सकूँ। ये बहुत जी बहुत जरूरी सवाल है। मैं बता देता हूँ क्यों ये जरूरी है। कि आपको सोचना ही ऐसा ही चाहिए कि वीएस कोड और गिटहब वगैरह जो है, ये इस्तेमाल तो हो रहे थे, लेकिन वहां पे लिमिटेशन आपकी मशीन की आ जाती है। आपने कोशिश यही करनी है कि आप ऑनलाइन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जैसे गूगल कोलैब हो गया या हगिंग फेस हो गया, इसको यूज करें डेवलप करने के लिए, अप्लाई करने के लिए। और फिर उसके बाद आप देखें, जब आप कोई भी किसी कंपनी के लिए या अपने लिए जो है उसको आप लाइव करना चाहते हो एज ए कमर्शियल एप्लीकेशन, तो फिर आपको देखना कौन सी होस्टिंग सर्विस आप इस्तेमाल कर सकते बिल्कुल। हो ऑनलाइन जो है, जी जहाँ जी, पे इवन वो हगिंग कोड जो फेस पर आपने भी। टेस्ट किया है जी और वहां पे रन भी हो सकता है। हगिंग फेस भी हो सकते हैं और भी जी जगह हो सकती है। बिल्कुल। इवन आप ये हगिंग फेस जी का सर पूछ रहे हैं बिल्कुल। ना, तो हगिंग फेस पे ये अवेलेबल है, एंड पॉइंट्स हार्डवेयर भी यूज़ कर सकते हैं आप। मैं डिप्लॉयमेंट का सर पूछ रहा हूँ, ये हम कहाँ पे कर सकते हैं इसको? नहीं, ये हगिंग फेस पे ही डिप्लॉय कर सकते हैं आप। आपको बस पे करना पड़ेगा ठीक है। पर आर, सेम टू फेस एज इट इज पूरा का पूरा मॉडल आपका हगिंग फेस पर इजीली डिप्लॉय हो सकता है। तो आप इसके राइट। अगर प्राइसिंग के अंदर जाएंगे ना, आप हगिंग फेस पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं, एडब्ल्यूएस पे डिप्लॉय कर सकते हैं, गूगल क्लाउड, डिफरेंट टेक्निक्स हैं। आप कहीं भी, क्योंकि देखिए हमने उसको एज मॉडल को चला लिया ना, एज ये योर कोलैब पे कर। सर एक्सपीरियंस है मेरा, तो जी जी, एज योर पे है इसका कोई डिप्लॉय करने का क्राइटेरिया? ये तो सिंपल कोड है ना। आप फॉर एग्जांपल आपने एज्योर है, ठीक है, अब एज्योर पे आप कोड चला सकते हैं पाइथन का। अब एज्योर पे आप पाइथन का जो जी जी। कोड चला रहे हैं ना, सिमिलरली आपने बस पाइथन के कोड को चेंज ही कर रहे हैं, बस आप हगिंग फेस का कोड जाके वहाँ पेस्ट करेंगे और चला देंगे। अब वो डिप्लॉयमेंट की और थोड़ी स्पेसिफिकेशंस आ जाती हैं, जो उसमें आपको रिक्वायरमेंट्स वगैरह डिफाइन करनी पड़ती हैं, वो भी बहुत सिंपल है, मतलब इनको डिप्लॉय करना बहुत ईजी है, जो भी इजीली AWS हो थैंक यू। गया, Azure हो गया, सब पे कर जहाँ सकते भी ये हैं। जो कमर्शियल इम्प्लीमेंटेशन है, जब आएगा टाइम कमर्शियल इम्प्लीमेंटेशन, तो आप वहाँ पे उसको रन कर सकते हो। लेकिन आपको ज़्यादा दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा उस एनवायरनमेंट में, थोड़ी सी यूनिकनेस होगी। लेकिन आप जो शुरू में जो आप डेवलप कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, वो गूगल कोलैब पे या हगिंग फेस पे आप कर सकते हो। वहाँ पे यस आपको ज्यादातर जो है वो आपका खर्चा भी नहीं होगा। चलिए सर कोलैब नेक्स्ट। हाँ जी बताइए। सर कोलैब पे ये है कि हम चला तो सकते हैं, लेकिन जब उसको हम स्टेलनेट पे करते हैं ना, उसका प्रोटोटाइप क्रिएट करते हैं, तो वो सपोर्ट नहीं करता।
तो स्ट्रीमलाइट के थ्रू हम उसका यूआई नहीं क्रिएट हाँ, कर पा रहे। वो स्ट्रीमलाइट से फिर हगिंग फेस पे चल जाते हैं ना, तो वो हगिंग जी फेस के जरिए जो है वो चलाया जा सकता है। जी तो आप दोनों एग्जैक्टली। चीजें देखें, हगिंग फेस पे जो है आप डेवलप भी कर सकते हो बजाय कि वो कोलैब पे, क्योंकि वर्क स्पेस डिफाइन कर सकते हो हगिंग फेस पे, और फिर लॉन्च भी कर सकते हो, जो लाइव ला सकते हो हगिंग फेस। अब कोलैब पे डेवलप कर सकते हो और फिर स्टिमुलेट वगैरह के जरिए जो है वो हगिंग फेस के जरिए जो लाइव भी ला सकते हो। ये दोनों चीजें पॉसिबल है, ठीक है। यस यस। यस सर, चलिए अब थैंक यू। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं इरफान अब्दुल्ला को।